आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। वो शिष्य दंग रह गया, सिर हिलाया और बोला, नहीं, एल्डर दयाराम को नहीं देखा। कुल 3 लोग आए और कहा कि वे उत्तरी क्षेत्र के दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं। ये नाम सुनकर ईशान सहित सभी के चेहरे बदल गए। इस बार चौंकने की बारी आरव की थी। ग्रैंड एल्डर, ये दिव्य तलवार संप्रदाय। स्काई मैपल की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उत्तर दिया। उस समय जिन लोगों ने हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय को उत्तरी डोमेन से बाहर करने के लिए मजबूर किया था, वे वास्तव में दिव्य तलवार संप्रदाय थे। आरव ने यह सुनकर भौहें चढ़ा दी और कहा, यदि संदेशवाहक दिव्या तलवार संप्रदाय से हैं, तो एल्डर दयाराम ने। यह सब मेरी गलती है। केवल उत्तरी डोमेन को सूचित करने के बारे में सोच रहा था और यह नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। एल्डर दयाराम और आरव रास्ते में एक साथ कठिन दौर से गुजरे। अगर वास्तव में एल्डर दयाराम को कुछ होगा, तो आरव निश्चित रूप से इस दिव्य तलवार संप्रदाय को जाने नहीं देते। इसका दोष तुम पर कैसे लगाया जा सकता है? यह बात सिर्फ एक संप्रदाय मास्टर और उन 5 को पता है। खुद एल्डर दयाराम को भी नहीं पता। उम्मीद है यह महज संयोग है। घटना को इतने साल बीत गए हैं, शायद ये बात दिव्य तलवार संप्रदाय की यादों से मिट चुकी है। आखिरकार हम अभी उनके लिए कोई खतरा नहीं है। स्काई मैपल ने आह भरते हुए कहा, जाओ, चलो इन लोगों से मिलते हैं। आरव ने कहा। समूह मुख्य हॉल में आया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उनके हावभाव अचानक बदल गए। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के कई शिष्य जमीन पर पड़े हुए लगातार करा रहे थे। 3 युवा मुख्य हॉल के बीच में सबसे ऊंचे 3 पदों पर बैठे थे। तुम तीनों, बदतमीजी। हॉल हेड चंद्रकांत एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। जब उन्होंने इस तरह की स्थिति देखी तो वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन्होंने सीधे अपनी तलवार उठाई और बीच में बैठे उस युवक की ओर वार किया। लेकिन दाहिनी सीट पर बैठे युवक ने मुंह सिकोड़ते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वायलेट रेन कूल ब्रीज है, मुझे भी पता है। जैसे ही उन्होंने कहा, वो उछल पड़े और वास्तव में हॉल हेड चंद्रकांत की तरह ही हरकत की। सावधान, हॉल हेड चंद्रकांत। संप्रदाय मास्टर बहुत घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों व्यक्तियों के हमले तेजी से एक साथ टकराए। वो युवक 7वें स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र था। हॉल हेड्स चंद्रकांत वर्तमान में पहले से ही सोल सागर क्षेत्र से आधा कदम दूर था। फिर भी बाद में हमला किए जाने के बावजूद उस युवक का हमला वास्तव में पहले हुआ। गति हॉल हेड चंद्रकांत से भी थोड़ी तेज थी। क्लैंक, धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। हॉल हेड चंद्रकांत ने वास्तव में दबी हुई करा दी और उसे उड़कर बाहर भेज दिया गया। स्काई मैपल और बाकी लोग स्थिति देखकर बहुत चौंक गए। संप्रदाय मास्टर हॉल हेड चंद्रकांत को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। आधे कदम सोल सागर क्षेत्र हॉल हेड्स चंद्रकांत में उसे वास्तव में एक चाल में चोटें लगी। पूरी तरह से एक ही स्तर पर नहीं, ये युवक बहुत मजबूत था। आप वायलेट रेन कूल ब्रीज को कैसे जानते हैं? संप्रदाय मास्टर ने गंभीरता से पूछा। वायलेट रेन कूल ब्रीज पर्पल माउंट स्वॉर्ड्स कला किसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में एक बेहद शक्तिशाली कदम था। उनसे पहले का ये युवक वास्तव में हॉल हेड चंद्रकांत की तुलना में इसमें और भी अधिक कुशल था। इसे एक प्रकार की घोर विडंबना ही कहना पड़ा। यह सुनकर युवक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, आप 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मास्टर हैं, ठीक है? अपना परिचय देते हुए, मैं दिव्य तलवार संप्रदाय का शिष्य परम हूं। ये दोनों मेरे वरिष्ठ हैं। जो बाई ओर बैठा है, उसका नाम आशीष है। सम्मान की सीट पर जो हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई भूबन है। मैं वायलेट रेन कूल ब्रीज को क्यों जानता हूं? यह बहुत सरल है, क्योंकि जो मैं विकसित करता हूं वो भी पर्पल माउंट तलवार कला है। परम के मुंह के कोने पर शुरू से अंत तक एक फीकी मुस्कान तैरती रही, सिवाय इसके कि उस मुस्कुराहट में कुछ हद तक मजाकिया स्वर था, चाहे कोई उसे कैसे भी देखे। 10 राज्य संगठन संप्रदाय की नींव पर्पल माउंटेड तलवार कला थी, लेकिन परम ने 10 राज्य संगठन संप्रदाय की कल्टीवेशन मार्शल तकनीक से हॉल हेड चंद्रकांत को हरा दिया। यह वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सदस्यों के लिए एक जबरदस्त झटका था। दरअसल परम की बातें सुनकर स्काई मैपल और बाकी लोगों के चेहरे पर दुख प्रकट हो गया। परम को पर्पल माउंट तलवार कला का ज्ञान कैसे हुआ, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं था।
जब 10 राज्य संगठन संप्रदाय जल्दबाजी में दक्षिण की ओर चला गया तो कई साधना विधियां और मार्शल तकनीकें खो गई। बहुत स्पष्ट रूप से पर्पल माउंट तलवार कला दिव्य तलवार संप्रदाय द्वारा प्राप्त की गई थी। दिव्य तलवार संप्रदाय की मुख्य खेती पद्धति पर्पल माउंट तलवार कला नहीं थी, लेकिन इससे उनके शिष्यों को इस साधना पद्धति को अपनाने में कोई बाधा नहीं आई। किसी को यह जानना था कि पर्पल माउंट तलवार कला एक सच्ची 5वें स्तर की खेती पद्धति थी। यह मार्शल कलाकारों को पीक डिब्या पागमन क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की सुविधा दे सकता है। दिव्य तलवार संप्रदाय की अपनी मूल साधना पद्धति भी ऐसी ही थी। उस समय मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय ने कई कारणों से आपके 10 राज्य संगठन संप्रदाय को अंतिम व्यक्ति तक नष्ट नहीं किया था। मूल रूप से हमने सोचा था कि आप सभी दक्षिणी डोमेन में आकर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। कौन जानता था कि आप हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जाएंगे। आशीष ने दया भरी नजर से कहा, हाँ, आपके अपने संप्रदाय की साधना पद्धति वास्तव में मुझे हरा भी नहीं सकती। वो व्यक्ति अभी आपके 10 राज्य संगठन संप्रदाय का उच्च कोटि का व्यक्ति लगता है ना? वास्तव में वो मेरे इस शिष्य के बराबर भी नहीं है। परम ने कहा, उस समय की बात याद करें तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र में हवा और बादलों पर राज करता था। संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत कौन करता था? अब ये वास्तव में इस हद तक गिर गया है। वास्तव में लोगों को खेद होता है, आशीष ने कहा। दोनों लोगों ने एक के बाद एक बातें की। सुनने में ऐसा लगा कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय पर दया आ रही है, लेकिन वास्तव में यह केवल झगड़ा करने जैसा था और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। 10 राज्य संगठन संप्रदाय का चेहरा पहले ही इन दोनों ने जमीन पर गिरा दिया था। बार बार रौंदा, जबकि संप्रदाय मास्टर शांत था। फिर भी वो इस समय कैसे सहन कर सकता था? संप्रदाय मास्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक बुरी नजर से कहा, तुम तीनों मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय में इतने बेलगाम हो। क्या तुम सच में मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय को कुछ नहीं मानते? परम भयभीत लग रहा था। उसने चौंक कर कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आशीष, पता चला है कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय में वास्तव में अभी भी एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ है। कितना अविश्वसनीय। आशीष ने उदासीनता से कहा, सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ क्या मानते हैं? सिर्फ एक प्रथम स्तर का सोल सागर क्षेत्र। हमारे दिव्या तलवार संप्रदाय के पास एक पकड़ के साथ एक बड़ा समूह है। यदि वो हमारे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करता है तो दिव्य तलवार संप्रदाय उन्हें तुरंत नष्ट करने के लिए दक्षिणी डोमेन में आ जाएगा। इसके अलावा वो सबसे बड़े वरिष्ठ भाई का मैच है या नहीं, ये अभी देखना है। आशीष चिल्लाया। जैसे ही आशीष ने ये शब्द कहे, उसकी नजर सबसे बड़े भाई भुवन की ओर पड़ी। भुवन ने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन चूंकि ये परम पहले से ही इतना मजबूत था, इसलिए उनका सबसे बड़ा भाई स्वाभाविक रूप से इतना कमजोर नहीं होगा। भुवन केवल 9वें स्तर के सी वर्गीकरण क्षेत्र में था। ऐसी ताकत सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने सिर्फ मिट्टी की मुर्गियां और मिट्टी के कुत्ते थे। सोल सागर क्षेत्र में कदम रखना वास्तव में मध्य 3 लोगों की रैंकिंग में कदम रखना था। यह पूरी तरह से वैसा नहीं था जिसकी तुलना सीसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार कर सकते थे। कोई भी यादृच्छिक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ जो आया वो स्वतंत्र रूप से 9वें स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को कुचल सकता है। ये तो छोड़ ही दे कि संप्रदाय मास्टर की ताकत साधारण सोल सागर क्षेत्र की तुलना में काफी मजबूत थी। लेकिन आशीष ने कहा कि संप्रदाय मास्टर भुवन का मुकाबला नहीं था। ये शब्द सचमुच कुछ ज्यादा ही अभिमानपूर्ण थे। संप्रदाय मास्टर की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, फिर आज मैं आपके इस सबसे बड़े वरिष्ठ भाई से सीधा टकराव करूंगा और देखूंगा कि कैसे एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एक सोल सागर क्षेत्र से बेहतर होता है। इस समय एक आकृति चमकी जो संप्रदाय मास्टर के सामने आ गई। संप्रदाय मास्टर दंग रह गए, लेकिन उन्होंने आरव को पलटते देखा। आरव ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, क्या मुर्गियों को मारने के लिए कसाई के चाकू का उपयोग करने की आवश्यकता है? ये शिष्य अभी तक ऊपर नहीं गए हैं। हम संप्रदाय मास्टर को व्यक्तिगत रूप से मंच पर कैसे आने दे सकते हैं? हमारा 10 राज्य संगठन संप्रदाय भी एक पूर्व उत्तरी डोमेन का महान संप्रदाय है, चाहे कुछ भी हो। कमजोर को मजबूत के साथ धमकाने का तर्क कहा है। मेरे लिए बेहतर है कि मैं दिव्य तलवार संप्रदाय के 3 वरिष्ठ भाइयों के खिलाफ थोड़ा आदान प्रदान करूं। यह वर्तमान उत्तरी डोमेन के महान संप्रदायों के साथ थोड़ा बातचीत करने के रूप में भी गिना जाता है। घमंड मत करो आरव, जल्दी से मेरे लिए वापस आओ। संप्रदाय मास्टर ने वास्तव में आरवी की भर्त्सना कम ही देखी थी। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसका एक तरफ हटने का इरादा नहीं था। वो जानता था कि संप्रदाय मास्टर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन वो 3 सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पर कैसे ध्यान दे सकता था? संप्रदाय मास्टर के संप्रदाय में लौटने के बाद उन्होंने अभी तक आरव की युद्ध शक्ति नहीं देखी थी और वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे
कि आरव अभी किस तरह के दायरे में पहुंच चुका है। हो, दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। ये सोचना कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय में अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति है, एक प्रथम स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र भी हमारे सबसे बड़े भाई को भड़काने की हिम्मत कर रहा है, वाकई बहुत ही आकर्षक। संप्रदाय गुरु, इस कनिष्ठ भाई ने जो कहा वो ये था कि केवल एक शिष्य बनाम दूसरा शिष्य ही संप्रदाय की ताकत को माप सकता है। परम ने एक मनोरंजक नजर से कहा। इस समय संप्रदाय गुरु के दिल में अब कोई उम्मीद नहीं थी। न केवल दिव्य तलवार संप्रदाय 10 राज्य संगठन संप्रदाय को भूला नहीं था, बल्कि इस बार की घटना के जरिए दोष भी ढूंढना चाहता था। बेशक वर्तमान 10 राज्य संगठन संप्रदाय दिव्य तलवार संप्रदाय की नजरों में बिल्कुल नहीं था, अन्यथा वे सिर्फ 1 या 2 शिष्यों को नहीं भेजते, लेकिन उनकी आंखों के सामने इन 3 लोगों की ताकत सभी की उम्मीदों से बढ़कर थी। उस परम की ताकत स्पष्ट रूप से तीनों लोगों में सबसे कम थी, और उसने वास्तव में एक तलवार से हॉल हेड चंद्रकांत को घायल कर दिया। इसे भुवन की ताकत का अंदाजा लगाना वाकई आसान नहीं था। आरव ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई परम बहुत शक्तिशाली है, छोटा भाई इसकी प्रशंसा करता है। थोड़ी देर में आपको अपने मुक्के चलाने होंगे। हाँ, अपना दिल शांत करो, मैं निश्चित रूप से हल्के से मरूंगा, परम ने बड़ी हंसी के साथ कहा। परम ने पहले अपना सारा ध्यान संप्रदाय मास्टर पर लगाया और वास्तव में आरव पर ध्यान नहीं दिया। अब इतना युवा सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र अचानक से बाहर आ गया। इसने वास्तव में उसे थोड़ा झटका दिया। आरव जैसे 16 से 17 साल का युवा सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को जब दिव्य तलवार संप्रदाय में रखा गया तो वो फीनिक्स के पंख और किलिंग के सिंगों जैसा अस्तित्व था। यह सोचना कि 10 राज्य संगठन कनेक्टल ने वास्तव में ऐसे विलक्षण चरित्र को तैयार किया, हालांकि प्रतिभाओं को कुचलने जैसी इस तरह की चीज बहुत संतोषजनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक उपलब्धि थी। परम ने मन ही मन इस बारे में सोचा। परम के शब्दों में निहित दुर्भावना को सुनकर संप्रदाय गुरु ने आगे बढ़कर आरव को पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, आरव, उनकी ताकत कोई मामूली बात नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि उत्तरी क्षेत्र की छोटी पीढ़ी में वे अत्यंत दुर्जय अस्तित्व माने जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी श्रेष्ठता का दिखावा न करें। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए संप्रदाय गुरु की बात को बीच में ही रोक दिया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई परम ने तो यह भी कहा कि वे अभी निश्चित रूप से अपने मुक्के हल्का रखेंगे। क्या ऐसा नहीं है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई परम? वाक्य का उत्तरार्थ परम से कहा गया। परम ने एक विस्तृत मुस्कान के साथ कहा, बेशक बेशक, भगवान संप्रदाय गुरु, कृपया निश्चिंत रहें। संप्रदाय गुरु ने परम को एक भयंकर नजर से देखा और धीमी आवाज में आरव से कहा, आरव, आपको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। आरव ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराहट दी। फिर उसने पलटकर परम से कहा, पहले मैंने देखा कि सीनियर अप्रेंटिस भाई परम की वायलेट रेन कूल ब्रीज बहुत ही भयानक लगती है। मैंने भी वो चाल सीखी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर अप्रेंटिस भाई परम कुछ संकेत दे सकते हैं? परम की नजर में आरव एक बहुत ही मूर्ख, बहुत ही भोला भाला बेवकूफ था। क्या यह हो सकता है कि इस लड़के ने वास्तव में सोचा था कि वो दया दिखाएगा और उसे चाले चलाने के लिए मोहरा बनाया? लेकिन यह समझाना भी बहुत आसान था। अपनी किशोरावस्था में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली लोगों को कोई अनुभव कैसे हो सकता है? केवल ग्रीन हाउस में उगने वाले फूल। ये देखकर कि आरव वायलेट रेन कूल ब्रीज का अनुभव करना चाहता था, परम अपने दिल में और भी अधिक प्रसन्न हुआ। परम के पास पर्पल माउंट तलवार कला की साधना पद्धति में असाधारण प्रतिभा थी। हालांकि उसने वर्तमान में किसी भी सच्चे इरादे को पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन वो पहले से ही इस कदम से बहुत दूर नहीं था। यही कारण था कि वो हॉल हेड चंद्रकांत को एक तलवार से हरा सकता था। आरव वास्तव में उसके साथ पर्पल माउंट तलवार कला में प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। आरव वास्तव में अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहा था। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से मार्गदर्शन करूंगा, परम ने बड़ी हंसी के साथ कहा। आरव मुस्कुराया और कैंगुआ तलवार प्रदर्शित हुई। लगभग एक ही पल में आरव और परम ने एक चाल चली। वही चाल, वही क्रिया, ये पहले के दृश्य के समान थी। इस चाल के साथ परम ने पीछे नहीं हटे। वायलेट रेन कूल ब्रीज पिछली बार की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली था। उसका उद्देश्य आरव को अपंग करना था। यह दृश्य देखकर संप्रदाय मास्टर की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। अच्छा नहीं, यह परम वास्तव में अभी भी ताकत बचा रहा था। संप्रदाय मास्टर इस लड़ाई को रोकने के लिए एक चाल चलना चाहता था, हालांकि एक बहुत ही भयानक आभा ने उसे जकड़ लिया। संप्रदाय मास्टर गुप्त रूप से चिंतित हो गया। उसे पता चला कि भुवन न जाने कब से उसके सामने आ चुका है। इस युवक ने वास्तव में उसे बहुत ही भयानक एहसास दिया। क्या वो वास्तव में 9वें स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था?
परम की चाल की तुलना में आरव का वायलेट रेन कूल ब्रीज बहुत कमजोर था। ये ऐसा था जैसे कोई छोटा बच्चा कोई भड़कीला प्रदर्शन दिखा रहा हो। आरव, सावधान रहो, संप्रदाय मास्टर चिल्लाया। फिर भी आरव ने इसे बिल्कुल भी नहीं सुना। उन्होंने अभी भी इस वायलेट रेन कूल ब्रीज को प्रदर्शित किया। आशीष ने इस दृश्य को शांति और संयम से देखा जैसे उसने पहले ही देख लिया हो कि इस प्रतिभा का विनाश हो रहा है। वे सभी जानते थे कि आरव निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्हें तैयार करने के लिए 10 राज्य संगठन ने अथाह ऊर्जा खर्च की थी। आरव को नष्ट करना 10 राज्य संगठन संप्रदाय के भविष्य को बर्बाद करने के बराबर था। हे, मेरा मार्गदर्शन यहां है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से ग्रहण करना होगा, परम ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, आरव की ओर वार करते हुए। लेकिन इस समय आरव की वायलेट रेन कूल ब्रीज भी पूरी तरह से क्रियान्वित हो चुकी थी, जो परम की ओर भी बढ़ रही थी। दोनों चालें एक दूसरे से टकराईं। आरव की चाल भयंकर तूफान में एक छोटे पेड़ की तरह, असीम समुद्र में एक छोटी नाव की तरह कमजोर थी। धमाका! आखिरकार दोनों लोगों के हमले आपस में टकराए। फिर भी आरव एक ही झटके में घायल नहीं हुआ, जैसा कि सभी ने कल्पना की थी। इसके विपरीत, जिस क्षण वो आरव के हमले से टकराया, परम को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत बड़े हथौड़े से वार किया हो, जो सीधे उड़कर बाहर आ गया हो। स्मैश! परम बस वही उड़कर चला गया जहां वो मूल रूप से बैठा था और कुर्सी को चकनाचूर कर दिया। आशीष और भूबन दोनों ने इस पर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं की और वास्तव में कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए। बेशक हैरान सिर्फ वही नहीं थे, स्काई मैपल, संप्रदाय मास्टर और बाकी लोग भी थे। ये कैसे संभव है? जूनियर अप्रेंटिस भाई परम की पर्पल माउंट तलवार कला पहले से ही उत्तम चरण की डिग्री के करीब है। वो इस बदमाश से कैसे हार सकता है? आशीष ने अविश्वास से कहा। भुवन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव को देखते हुए उसकी आंखें बेहद गंभीर हो गई। वरिष्ठ अप्रेंटिस भाई परम की वायलेट रेन कूल ब्रीज वाकई बहुत बढ़िया है। यहां तक कि उड़ना भी वाकई बहुत बढ़िया है, जिससे आरव को बहुत फायदा हो रहा है, आरव ने प्रशंसा में कहा। धमाका! इस समय परम तेजी से रेंगता हुआ आया और एक लात से उसके सामने लकड़ी के टुकड़े उड़ गए। वो दहाड़ा, बदबूदार बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। परम पहले से ही पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो किसी भी कीमत पर आरव को मारना चाहता था। दिव्य तलवार संप्रदाय में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो परम को इतना दयनीय बना सकते थे। अब उसे वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के एक ऐसे लड़के ने इस स्थिति में पहुंचा दिया जो अभी भी अनुभवहीन था। यह कुछ ऐसा था जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता था। दिव्य तलवार संप्रदाय ने पर्पल माउंट तलवार कला का पूरा सेट हासिल कर लिया था। परम 20 साल से इस मार्ग पर डूबा हुआ था और तलवार की मंशा को समझने से बस एक कदम दूर था। वह 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लोगों से कैसे हार सकता था? अगर वो 10 राज्य संगठन संप्रदाय के उच्च वर्ग से हार जाता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आरव तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय का एक कनिष्ठ शिष्य था। वो ऐसे किसी व्यक्ति से कैसे हार सकता था? दिव्य तलवार संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक था। परम की ताकत को पूरे अंतहीन दुनिया की कनिष्ठ पीढ़ी में भी गिना जा सकता है। अब वो वास्तव में एक छोटे से व्यक्ति से हार गया। परम की आकृति हिली, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधलापन था। भूबन उसके सामने रुक गया। वरिष्ठ भाई, आप एक तरफ हट जाए, मैं इस बदमाश को मार डालूंगा, परम चिल्लाया। लेकिन भूबन ने शांत भाव से कहा, भूल जाओ, तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। जब भूबन के शब्द निकले तो परम और आशीष दोनों ही चकित रह गए, खासकर परम। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने गलत सुना है और उसने अविश्वास में पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आपने क्या कहा? भूबन ने पलटकर गंभीर भाव से कहा, इस लड़के ने पहले ही पर्पल माउंट तलवार कला को पूरी तरह समझ लिया है। तुम उसके मुकाबले में नहीं हो, पूरी तरह समझ गए? परम ने ठंडे पानी का टब नीचे गिराया और तुरंत होश में आ गया। उसने भूबन की ओर देखा। भूबन सिर हिलाते हुए बोला, उसका पर्पल माउंट तलवार का इरादा पहले ही दिव्य चरण तक में पहुंच चुका है। तुम उसे हरा नहीं सकते। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद 10 राज्य संगठन संप्रदाय वास्तव में ऐसा चरित्र पैदा करेगा। अपनी बात समाप्त करते हुए भूबन ने निर्दयी भाव से आरव की ओर देखा और कहा, बदमाश, बाघ को खाने के लिए सुअर का भेष धारण करना बहुत अच्छी बात है। बाघ को खाने के लिए सुअर का भेष धारण करना? हो, क्या तुम लोगों से निपटने के लिए बाघ को खाने के लिए सुअर का भेष धारण करने की आवश्यकता है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भूबन का चेहरा थोड़ा उतर गया। आरव के रवैये से वो बहुत नाखुश था। दिव्य तलवार संप्रदाय की जूनियर पीढ़ी के नंबर एक व्यक्ति के रूप में जहां भी भूबन चलते थे, प्रशंसा और चापलूसी की आवाजें गूंजती थी। आज उन्हें वास्तव में एक बच्चे ने नीचा दिखाया। भूबन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बेटा, ये मत सोचो कि तुम सच्चे इरादे को समझकर घमंडी हो सकते हो।
तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि हमेशा कोई न कोई शक्तिशाली होता है। हाँ, तुम तीनों अपने पराक्रम का बड़ा प्रदर्शन करने के लिए 10 राज्य संगठन संप्रदाय में भाग गए और फिर मेरे साथी संप्रदाय के सदस्यों को घायल कर दिया। अब तुम कह रहे हो कि मैं घमंडी हूं। तुम्हारा तर्क आम लोगों से बिल्कुल अलग है। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कितनी तीखी जुबान है। हम संप्रदाय के आदेश पर दक्षिणी डोमेन के परिवर्तन की जांच करने के लिए यहां हैं। तुम्हारा 10 राज्य संगठन संप्रदाय पहले से ही एक अकेला द्वीप है। हम तुम सभी को बचाने के लिए यहां आए हैं, भूबन ने बेपरवाही से कहा। भूबन के शब्दों को सुनकर आरव के मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। बचाव? मुझे लगता है कि आपका दिव्य तलवार संप्रदाय 10 राज्य संगठन संप्रदाय को निगलना चाहता है, या फिर हमें अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आप लोगों के सामने कुत्ते की तरह भीख मांगने के लिए मजबूर करने की सोच रहा है। भुवन ने जब यह सुना तो वो दंग रह गया। वो अचानक मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि आप सभी के पास अभी भी अन्य विकल्प है? इस बार स्काई मैपल, संप्रदाय मास्टर और बाकी लोगों के चेहरे पर भाव अजीब हो गए। आप सभी घमंडियों को शायद अभी तक ये पता नहीं है ना? बंगनी महल संप्रदाय को पहले ही हमारे संप्रदाय में धूल से भरे चेहरे के साथ पैकिंग करके भेजा गया था, जिसमें लगातार 3 सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ खो गए थे। अभी मुझे लगता है कि ऋषिकेश शायद अभी भी घर पर रो रहे होंगे, संप्रदाय मास्टर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। संप्रदाय मास्टर के शब्दों ने तीनों को दंग कर दिया। वे भी अभी अभी दक्षिणी डोमेन में आए थे। जब वे संप्रदाय से निकले थे तब भी बहुत कम जानकारी हासिल की गई थी। वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि हाल ही में दक्षिणी क्षेत्र में क्या हुआ था। अब जब उन्होंने खबर सुनी तो उन्हें वाकई बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन यह सिर्फ आश्चर्य ही था। भूबन को नहीं लगा कि संप्रदाय मास्टर उच्च साधना क्षेत्रों वाले मार्शल कलाकारों को मार सकता है। हाँ, प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र के कुछ लोगों को मारकर आप सभी इतने खुश हो गए? उस बंगनी महल के संप्रदाय मास्टर ने शायद देखा कि आपकी ताकत बहुत कमजोर है, इसलिए उन्होंने विशेषज्ञों को नहीं भेजा, है ना? आशीष ने हंसते हुए कहा। संप्रदाय मास्टर पुरुषोत्तम ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र? हाँ, बंगनी महल संप्रदाय मास्टर ने पहले ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय पर 3 बार हमला किया है। पहली बार एक प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र की मृत्यु हो गई, दूसरी बार 2 चौथे स्तर के सोल सागर क्षेत्र की मृत्यु हो गई, तीसरी बार ऋषिकेश व्यक्तिगत रूप से आए और भी असफल होकर लौटे। क्या आप सभी को लगता है कि हमें खुश होना चाहिए या नहीं? 4th लेवल सोल सागर क्षेत्र? डोभी, क्या आप हमें नौसिखिया समझते हैं जो कुछ भी नहीं जानता है? आप जैसे लोग ही 2 4th लेवल सोल सागर क्षेत्र को मार सकते हैं, परम ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। अज्ञानी, बेंगनी महल संप्रदाय ने हजारों मार्शल कलाकारों को आने और 10 राज्य संगठन संप्रदाय पर हमला करने के लिए भेजा। क्या मुझे इस मामले पर आपको धोखा देने की आवश्यकता है? यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से भव्य सरणी की रक्षा के साथ 10 राज्य संगठन संप्रदाय के संप्रदाय को आजमा सकते हैं, संप्रदाय मास्टर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। संप्रदाय मास्टर को इस समय संप्रदाय की रक्षा करने वाले सरणी पर बहुत गर्व था। इस प्रकार की भव्य व्यू रचना जो सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों को तुरंत मार सकती थी, वास्तव में संतोषजनक थी। दिव्य पागमन क्षेत्र के नीचे यह वस्तुतः अजेय था। संप्रदाय की रक्षा करने वाला सरणी? आप बात कर रहे हैं यिन यांग टर्बड हेवन ग्रैंड एरे? क्या आप सभी ने यह सेट नहीं खोया है? फिर सरणी निर्माण का? भूबन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं। अगर पूरी अनंत दुनिया की सुरक्षा के लिए नहीं तो क्या हम लोगों को उत्तरी क्षेत्र में भेजेंगे? जब तक हम 10 राज्य संगठन संप्रदाय की मौत तक रक्षा करते रहेंगे, बंगानी महल संप्रदाय अपने पूरे जीवन में अंदर घुस नहीं सकता, संप्रदाय मास्टर ने कहा। आप कह रहे हैं कि वास्तव में कोई और दुनिया हमारी अंतहीन दुनिया पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है? भूबन ने कहा। बंगानी महलों का समूह अंतहीन दुनिया में भयंकर आंधी दुनिया द्वारा छोड़ा गया शतरंज का टुकड़ा है। अब जबकि क्षेत्र मार्ग खुल चुका है, भयंकर तूफानी दुनिया के मार्शल कलाकार बहुत जल्द यहां आक्रमण करेंगे। यह मामला संपूर्ण अंतहीन दुनिया के जीवन और मृत्यु के महान मामले से संबंधित है। आप लोगों के मन में वास्तव में अभी भी आंतरिक संघर्षों के विचार हैं, आरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भूबन और अन्य लोगों के दृष्टिकोण के आधार पर वे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते थे कि किसी अन्य दुनिया पर आक्रमण करने का यह मामला था। आखिरकार पिछले महायुद्ध को कई हजार साल बीत चुके थे, यहां तक कि दिव्य संरचना संप्रदाय जैसा संप्रदाय भी इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका था। दिव्य संरचना संप्रदाय भी उस समय अत्यधिक दबंग होने के लिए दोषी था, जिसने सीधे क्षेत्र मार्ग को सील कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2 दुनियाओं के बीच बड़े पैमाने पर टकराव नहीं हुआ। अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों को ऐसा दर्द नहीं हुआ जो गहरा काटता हो। दूसरी दुनिया के बारे में उनकी धारणा भी इतनी गहरी नहीं थी।
लेकिन आरव का मानना था कि उत्तरी क्षेत्र की उन प्रमुख शक्तियों को इतिहास के इस खंड के बारे में सुनना चाहिए था। सिवाय इसके कि एल्डर दयाराम इस बार जब वहां गए तो शायद ही उन लोगों से मिले हों। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार दक्षिणी क्षेत्र में काफी शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में यह कुछ भी नहीं था। क्या बकवास है, बिना किसी कारण के हमारी दुनिया पर आक्रमण क्यों होगा? आपने कहा कि बंगनी महल समूह दूसरी दुनिया के बचे हुए लोग थे, इसका क्या सबूत है? भूबन ने कहा। आरव को लंबे समय से पता था कि भूबन के पास ऐसी जांच होगी। उसके हाथों ने कुछ देर के लिए एक मुहर को मसला। अचानक सबके सामने एक छाया दिखाई दी, स्थानिक आत्मा कलाकृति। ये दृश्य देखकर भूबन और बाकी दो चौंक गए। स्थानिक आत्मा कलाकृतियां प्रिय खजाने थे जिन्हें हर कोई अपने हाथों में लेना चाहेगा। यहां तक कि उत्तरी क्षेत्र के शीर्ष शिष्यों के पास भी ये नहीं था। ये देखकर कि आरव के पास वास्तव में एक स्थानिक आत्मा कलाकृति है, उनकी निगाहें अनायास ही जल उठीं। आरव ने एक नजर डाली और कहा, अपने विचारों को दूर रखो, अन्यथा तुम 10 राज्य संगठन संप्रदाय से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये वो गुलाम है जिसे मैंने भयंकर आंधी दुनिया में पकड़ा था। इसका नाम सर्किट है। उसे भयंकर आंधी दुनिया के मामलों के बारे में तुमसे बात करने दो। आरव के पास पहले से ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत थी। यहां तक कि प्रारंभिक चरण के सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का सामना करते समय भी उसके पास पर्याप्त आत्मसंरक्षण शक्ति थी। इसलिए उसे इन लोगों के सामने स्थानिक आत्मा कलाकृति का प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आरव के शब्दों ने तीनों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। भूबन ने आश्चर्य से कहा, तुम दूसरी दुनिया में गए हो? आरव ने बेपरवाही से कहा, स्वाभाविक रूप से मैं पहले भी वहां गया हूं। सर्किट की दिव्य आत्मा स्वतंत्र विश्व मार्शल कलाकारों से थोड़ी अलग है। आप लोग इसकी थोड़ी जांच करें और कुछ सुराग पा सकें। भूबन ने जांच की और पाया कि सर्किट की दिव्य आत्मा वास्तव में स्वतंत्र विश्व मार्शल कलाकारों से थोड़ी अलग थी। यह झटका बहुत बड़ा था। उसके दिल में वो पहले से ही कुछ हद तक आरव की बातों पर विश्वास कर रहा था। सर्किट, तुम बंगानी महल के उपनिवेश और भयंकर आंधी दुनिया के अतीत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें चुनो ताकि वे सुन सके, आरव ने निर्देश दिया। हाँ मास्टर। सर्किट ने अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ा और बात करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूबन और बाकी लोगों के चेहरे पर भाव और भी गंभीर होते गए। पता चला कि चीजें पहले ही इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी थी। वे वास्तव में अभी भी 10 राज्य संगठन में आने वाले शो को देखने की मानसिकता को पाल रहे थे। सर्किट की बात खत्म होने के बाद भूबन तिकड़ी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में पहले कभी न देखी गई हैरानी झलक रही थी। ओह ठीक है, सर्किट ने अभी नहीं कहा। भयंकर आंधी दुनिया एक मध्यम अक्रम की छोटी दुनिया है। पवन सम्राट की ताकत असीम क्षेत्र में है, आरव ने उदासीनता से कहा। भूबन तिकड़ी के गले में कुछ अटक गया था और वे कुछ देर तक बोल नहीं पाए। असीम क्षेत्र? तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? काफी देर बाद परम आखिरकार होश में आया, लेकिन अभी भी अविश्वास से भरा हुआ था। मजाक कर रहे हो? उस समय दिव्य संरचना संप्रदाय आपके दिव्य तलवार संप्रदाय से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि दिव्य संरचना मंडल ने 6 संप्रभु स्तर के सरणी स्वामियों के जीवन का बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया ताकि वे सिक्सट्रम सील ग्रैंड अरे को तैनात कर सके। क्या आपको लगता है कि उन्हें अपने जीवन को मजाक में लेने की जरूरत थी? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वर्तमान अनंत विश्व की स्थिति भिन्न थी। उस समय दिव्य संरचना संप्रदाय का वर्चस्व था जो सभी संप्रदायों पर हावी था। दिव्य संरचना संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की स्थिति देवव्रत के बराबर तो नहीं थी, लेकिन पवन सम्राट देवव्रत से बहुत दूर भी नहीं थी। इतनी ताकत भी पिछली पीढ़ी के पवन सम्राट का विरोध नहीं कर सकी। दिव्य तलवार संप्रदाय की गिनती ही क्या थी? हिस आज आरव ने जो जानकारी दी उससे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। एल्डर दयाराम ने दिव्य तलवार संप्रदाय में कुछ शब्द ही बोले थे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन लोगों ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब आरव ने पक्के सबूतों के साथ बात की और सर्किट को भी छोड़ दिया। उन्हें विश्वास न करना उनके बस की बात नहीं थी। इस तरह क्या हमारा अंतहीन दुनिया आसन्न खतरे का सामना नहीं कर रहा है? आशीष ने बड़बड़ाया, हुर हुर। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है, लेकिन मुझे अभी भी आप तीनों से कुछ पूछना है। क्या मेरे 10 राज्य संगठन के एल्डर दयाराम को आपके दिव्य तलवार संप्रदाय ने हिरासत में लिया है? आरव ने चमकती आंखों से पूछा। एक वाक्य और तीनों लोगों को वास्तविकता में वापस खींच लाया। भूबन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर हाँ? आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और आशीष और परम से कहा, अच्छा हुआ कि हाँ, आप दोनों वापस जा सकते हैं। ये जो भी एल्डर सीनियर भाई भूबन है वो हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय में बंधक बनकर रहेगा। जब भी आप लोग एल्डर दयाराम को वापस छोड़ेंगे वो संप्रदाय में वापस जा सकता है। ये शब्द सुनकर तीनों लोग दंग रह गए।
क्या ये बदमाश अपनी ताकत को बहुत ज्यादा नहीं आंक रहा था? बड़े सीनियर भाई को हिरासत में लेना? हाँ, सच में हवा के तेज चलने से जीभ पर मोच आने का डर नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप सबसे बड़े भाई को उस प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र के संप्रदाय गुरु के साथ रख सकते हैं? परम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, आप सभी दक्षिणी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहे हैं और पहले से ही एक कुएं के मेंढक बन गए हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़े भाई की ताकत कितनी जबरदस्त है? आशीष ने कोई मजेदार चुटकुला सुनने के जैसे लगा और मुस्कुराया, कान से कान तक। यहां तक कि खुद भूबन ने भी अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अति आत्मविश्वासी मूर्ख। लेकिन आरव ने बेपरवाही से कहा, मैंने पहले ही कहा था, शिष्य बनाम शिष्य। आप सभी जैसे लोगों में संप्रदाय गुरु को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की योग्यता कैसे हो सकती है? आप वास्तव में ये नहीं सोच रहे हैं कि पर्पल माउंट तलवार कला को समझकर आप मेरे बराबर हो जाएंगे, है ना? भूबन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। तो क्या हुआ अगर आरव ने सच्चे इरादे को समझ लिया? उसने भी सच्चे इरादे को समझ लिया। इसके अलावा वो आरव से लगभग एक बड़ा क्षेत्र ऊपर था। ताकत में इतनी बड़ी असमानता और ये बदमाश वास्तव में उसे हराने के बारे में सोच रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कोशिश करके देखो, घमंडी लड़का, कोशिश करके अपनी जान मत गवाओ। आशीष ने ठंडी सांस के साथ कहा। लेकिन भूबन ने मुस्कुराते हुए कहा, मजेदार, मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। हाँ, फिर भी सबसे बड़े भाई की उदारता ही बड़ी है। मैं एक चाल चलने जा रहा हूं, तुम इसे अच्छी तरह से लेते हो। 9 तलवारें एक पर लौटती हैं, आधा चांद स्लैश। आरव ने भी बकवास नहीं की। 9 तलवारों का संयोजन हमला हाफ मून स्लैश को तुरंत अंजाम दिया। आरव के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसकी शून्य तलवार और भी मजबूत हो गई। चाहे वो 9 तलवारों का रुख हो या 1000 बहने वाली पंखुड़ियां, उन सभी ने अनगिनत मात्रा में खर्च किया। आरव की ऊर्जा, जितनी ज्यादा ताकत। उस समय आरव ने शक्तिशाली देवरूप को दयनीय स्थिति में डालने के लिए इस एक चाल का इस्तेमाल किया। चाहे इस भूबन की ताकत कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह देवरूप से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती थी। आरव की चाल के बाद भूबन के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गंभीरता में बदल गई। पर्पल माउंट तलवार कला नहीं। जब यह बदमाश पहले परम से निपट रहा था, तब भी वो पीछे हट रहा था। 1000 तलवारें नेबुलस। भूबन ने तुरंत ही अपने तुच्छ हृदय को दूर कर दिया तथा एक अतुलनीय तीव्र एवं भयंकर युद्ध कौशल का प्रयोग किया। यह 1000 तलवार नेबुलस चाल दिव्य तलवाद संप्रदाय में एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल तकनीक थी। दिव्य तलवाद संप्रदाय की साधना पद्धति के साथ युग्मित यह अंतहीन दुनिया में भी एक शीर्ष स्तरीय तलवार चाल थी। अर्धचंद्र स्लैश को प्रदर्शित करने वाला सी परिवर्तन क्षेत्र आरव पहले भयंकर तूफान दुनिया में जितना शक्तिशाली था, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। दोनों हमले तुरंत एक साथ टकराए। फिर भी अर्धचंद्र स्लैश ने भुवन की 1000 तलवार नेबुलस को इस तरह से तोड़ दिया जैसे सूखी टहनियों को कुचल दिया हो। भुवन का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत अपनी चाल तकनीक को उजागर किया और इस हमले को चकमा दिया। क्या बड़े भाई की 1000 तलवार नेबुलस वास्तव में तलवारों की द्वंद्व युद्ध में हार गई? परम ने यह दृश्य देखकर लगभग उछल पड़ा। बड़े भाई की सहस्त्र तलवार नेबुलस, वीरबाहु गुरुकुल की गणेश और प्रोफाउंड आइज गुरुकुल की निहारिका भी इतनी सहजता से इसे हल नहीं कर सकती, है ना? आशीष की आंखों में एक बहुत बड़ा सदमा दिखाई दिया। भुवन के चेहरे पर इस समय बहुत बुरा भाव था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आरव वास्तव में इस हद तक दुर्जय है। अभी अगर सहस्त्र तलवार नेबुलस ने हाफ मून स्लैश की शक्ति का एक हिस्सा संतुलित न किया होता तो वो बच पाता या नहीं, ये एक अलग बात थी। आरव, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैं अभी भी अपने वर्तमान क्षेत्र से इस चाल को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। एक बार ये चाल चल जाए तो अपने जीवन और मृत्यु के लिए खुद जिम्मेदार बनो। भुवन की आवाज में बर्फीली मंशा प्रकट हुई। भुवन ने अपनी तलवार आरव की ओर तान दी। एक तलवार वास्तव में चमत्कारिक रूप से अनगिनत तलवारों में बदल गई। अनेक तलवारें मूल स्थान पर लौटती हैं। नरक में जाओ। भुवन में अब पहले जैसा संयम नहीं था। इस समय उसके चेहरे पर कुछ उग्रता भी थी। लेकिन इस समय आरव के वायु अग्नि हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन ने भी इसी तरह से जादू करना शुरू कर दिया। विशाल ड्रैगन दहाड़ते हुए भुवन की ओर बढ़ा। यह विशाल ड्रैगन अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, जिसने तुरंत उन तलवारों को पूरी तरह से निगल लिया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। विशाल ड्रैगन तेजी से भुवन की ओर बढ़ा। एक गड़गड़ाहट के साथ भुवन का पूरा शरीर उड़ गया और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। बड़े भाई आशीष और परम चिल्लाए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे दोनों सदमे से बहुत हैरान हो गए और जल्दी से भुवन का समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों को लगा कि ये समझ से परे है। उनकी नजर में अपराजित ज्येष्ठ भाई वास्तव में
एक अनजान बदमाश के हाथों पराजित हो गया था। शांत हो जाओ, वो नहीं मरेगा। मुझे अभी भी उसे बंधक बनाए रखने की जरूरत है। आरव की उदासीन आवाज आई। आशीष और परम दोनों अपने दिल में चौंक गए। जब उन्होंने फिर से आरव को देखा तो उनकी नजर ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये युवक वाकई बहुत डरावना था। आरव की ताकत वाकई इतनी भयानक है, यहां तक कि मैं भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार भी संप्रदाय मास्टर और स्काई मैपल ने एक दूसरे को देखा। उनकी नजरों में आश्चर्य संप्रदाय शिष्यों से जरा भी कम नहीं था। स्काई मैपल को बहुत राहत मिली। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि यह दिन आएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मेरे 10 राज्य संगठन के लिए आरव को प्राप्त करने में सक्षम होना वास्तव में स्वर्ग की सहानुभूति दिखाने जैसा है। क्या आप सभी वास्तव में मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय के खिलाफ खुद को खड़ा करना चाहते हैं? आशीष की आवाज में कुछ कांप रहा था। उन्होंने आने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास खुद को बचाने की ताकत है, लेकिन अब इसे देखते हुए इस तरह का आत्मविश्वास वास्तव में एक मजाक था। लेकिन आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सभी गलत मत समझिए। एल्डर दयाराम अच्छे इरादों के साथ समाचार देने के लिए उत्तरी डोमेन गए थे, लेकिन आप लोगों ने उन्हें रोक लिया। ये आप लोग हैं जो मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं बिना किसी कारण के किसी का विरोध नहीं करना चाहता। अभी हमारे दुनिया का परिस्थिति एक आपदा को फेस करने वाला नहीं होता तो शायद आप लोग वापस नहीं जा पाते, लेकिन गंभीर सिचुएशन को देखते हुए मैं आप लोगों को एक मौका देते हूं सब कुछ भुलाने के लिए। क्या आप वास्तव में एक छोटे से सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार के लिए सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को कैद करने की हिम्मत करते हैं? परम को कुछ अविश्वसनीय सा लगा। ये आरव दिव्य तलवार संप्रदाय का विरोध करने पर आमादा लग रहा था। ये बस कुछ ऐसा था जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने दिव्य तलवार संप्रदाय से उलझने का साहस किया। यदि 10 राज्य संगठन समुदाय ने भुवन के एक बाल को छूने की हिम्मत की तो एक सर्वनाशकारी आपदा निश्चित रूप से अपरिहार्य थी। क्या इस लड़के ने गलत दवा खा ली? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, छोटा सा सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र? क्या तुम भी सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में नहीं हो? और भी तुम्हारा सबसे बड़ा भाई तुम्हारी नजर में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में वो एक पाद के लायक भी नहीं है। बड़े दयाराम की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही उसने कहा, आरव की आभा बढ़ती गई और वास्तव में परम और आशीष को ठंड लगने लगी। आरव की नजर में ये कुछ लोग स्पष्ट रूप से सभी को घमंड से देखते थे। एल्डर दयाराम को उनके सामने ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता था, लेकिन आरव के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरिष्ठ व्यक्ति थे। एल्डर दयाराम को भयंकर आंधी दुनिया से बचाने से पहले आरव ने 7 कठिनाइयों का सामना किया। पागल, तुम पागल हो। परम ने स्काई मैपल और संप्रदाय मास्टर की ओर मुड़कर कहा, क्या यह हो सकता है कि आप सभी इस लड़के के साथ मिलकर पागल हो जाना चाहते हैं? यदि आप सभी आज ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई को बंदी बनाने की हिम्मत करते हैं तो आपको मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय के क्रोध को झेलने की तैयारी करनी होगी। उस समय आपके 10 राज्य संगठन में वास्तव में कोई भी सैनिक या कुत्ता नहीं बच्चा होगा। स्काई मैपल और संप्रदाय मास्टर दोनों के चेहरे पर भाव बदल गए। ये परिणाम वे वास्तव में सहन नहीं कर सके। यद्यपि ज्येष्ठ दयाराम महत्वपूर्ण थे, लेकिन पूरे संप्रदाय की तुलना में। हालांकि आरव ने उन्हें संकोच करने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और संकुचित आंखों से कहा, क्या आप मुझे यहां धमका रहे हैं? आरव की आभा से परम अचंभित हो गया और वास्तव में सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और उसका चेहरा अनजाने में थोड़ा लाल हो गया। मुझे क्या हो गया है? मैं वास्तव में भयभीत हूं। मैं एक प्रतिष्ठित दिव्य तलवार संप्रदाय का शिष्य वास्तव में इस बदमाश से डर सकता हूं? परम के दिल में शर्म की लहर दौड़ गई। हालांकि उसे वास्तव में आरव के खिलाफ कोई भरोसा नहीं था। आरव भुवन को भी हरा सकता था। उसे हराना बस एक उंगली उठाने जैसा था। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। बात करते समय परम कुछ हद तक हकला भी रहा था, लेकिन आरव को इसकी परवाह नहीं थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब था? मैं परम फिर से पीछे हटा, लेकिन बस किसी चीज से टकरा गया जिससे उसका नितंब जमीन पर गिर गया। मेरे 10 राज्य संगठन के लोगों ने उत्तरी क्षेत्र में लोगों को भेजा था ताकि वे आपके 3 महान संप्रदायों को सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए सूचित करें, ताकि आप सभी को किसी अन्य दुनिया के आक्रमण से सावधान रखा जाए। फिर भी आपने एक शिकायत रखी और एल्डर दयाराम को हिरासत में लिया। अगर मैं आज किसी को बंधक नहीं रखता तो एल्डर दयाराम को निश्चित रूप से भविष्य मन की शांति से मरना मुश्किल होगा। आप दोनों वापस जाए। अगर एल्डर दयाराम को चोट का एक निशान भी मिला तो मैं निश्चित रूप से भुवन के जीवन को मौत से भी बदतर बना दूंगा। आरव ने ठंडी घूरघुराहट के साथ कहा।
आशीष और परम आरव की आभा से मजबूर थे और वास्तव में बुदबुदाए और फटकारने की हिम्मत नहीं की। मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। आशीष की जोड़ी वहां खड़ी रही, न तो जाने में असमर्थ और नहीं रहने में। यह बहुत अजीब था। इस बीच स्काई मैपल और संप्रदाय मास्टर और बाकी लोगों ने वास्तव में अपने दिलों में बहुत मुक्ति महसूस की। इन 1000 से अधिक वर्षों के दौरान वे वापस चले गए और दक्षिणी क्षेत्र की भूमि पर खड़े रहे, बहुत दुखी होकर। विशेष रूप से अभी परम ने वास्तव में हॉल हेड चंद्रकांत से निपटने के लिए पर्पल माउंट तलवार कला का उपयोग किया, जिससे उनकी गरिमा को और भी अधिक भारी तबाही का सामना करना पड़ा। उस समय दिव्य तलवार संप्रदाय ने वस्तुतः 10 राज्य संगठन संप्रदाय का सफाया कर दिया था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने भी उस लड़ाई में उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। यही कारण है कि वे तब से इस झटके से उबर नहीं पा रहे हैं। सच पूछिए तो दोनों संप्रदायों की दुश्मनी एक ही आसमान के नीचे सुलझने वाली नहीं कही जा सकती। लेकिन समस्या यह थी कि दिव्य तलवार संप्रदाय अंतहीन विश्व में सबसे मजबूत 3 संप्रदायों में से एक था। ताकत बहुत ज्यादा थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय जैसा एक छोटा सा संप्रदाय उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वे नहीं जानते थे कि आरव के पास वास्तव में दिव्य तलवार संप्रदाय की मूंछों को झटका देने का साहस करने का इतना जबरदस्त साहस कैसे था। हालांकि उस लड़ाई के दौरान संप्रदाय मास्टर को पहले से ही यह स्पष्ट एहसास था कि आरव की असली लड़ाकू ताकत अब शायद उसके नीचे नहीं थी। इसके अलावा पूरे 10 राज्य संगठन को आरव ने बचा लिया। अब आरव जो भी करना चाहते थे, वे आरव के लिए बैकअप बनने को तैयार थे। ठीक उसी समय आरव की आंखें अचानक सिकुड़ गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि कुछ दोस्त आ गए हैं तो क्यों न खुद को दिखाएं। अगर यह फैल गया तो दूसरे लोग सोचेंगे कि मेरे 10 राज्य संगठन को मेहमानों का स्वागत करना नहीं आता है। संप्रदाय मास्टर और बाकी लोगों के हाव भाव बदल गए। कोई चुपके से मुख्य हॉल में घुस गया और वे वास्तव में पूरी तरह से बेखबर थे। हल्के नीले रंग के कपड़े पहने एक लड़की छत से नीचे उतरी, जिससे लोगों को ऐसा लगा जैसे पूरे ग्रेट हॉल का तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया हो। वो लड़की ठंड की तरह ठंडी थी, लेकिन उसकी सुंदरता ऐसी थी जो एक राष्ट्र को गिरा सकती थी, और साथ ही स्वर्गीय सुगंध भी थी। वहां खड़ी होकर उसने लोगों को एक ऐसा ठंडा और अलग थलग कर देने वाला एहसास दिया जो लोगों को हजारों मील दूर रखता था। यह अपने असली अर्थों में एक बर्फीले पहाड़ की खूबसूरती थी। इस महिला को देखकर भुवन तिकड़ी के चेहरे बदल गए। निहारिका, जब आरव ने इस लड़की को देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। 10 राज्य संगठन संप्रदाय भव्य सुरक्षा संरचना व्यवस्था के साथ थी। ये महिला वास्तव में चुपचाप मुख्य हॉल में घुस सकती थी। निहारिका ने आरव को अभिवादन किया, लेकिन बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। आरव ने हल्के से मुस्कुराया और एक स्पष्ट आवाज में कहा, क्या दूसरा प्रतिष्ठित व्यक्ति अभी भी संयोग की उम्मीद कर रहा है? जब आप आए हैं तो एक साथ मिलना अच्छा है। क्या यह जीवंत नहीं होगा? संप्रदाय मास्टर मन ही मन चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। वास्तव में अभी भी कोई था। वास्तव में जब आरव की आवाज धीमी हो गई तो लंबे काले वस्त्र पहने एक युवक कोने से चमक उठा। गणेश, आप सभी। जब भूवन ने इन 2 लोगों को देखा तो उसने चाहा कि उसे रेंगने के लिए कोई छेद मिल जाए। गणेश ने आरव की ओर कुछ और नजरें डाली, लेकिन आखिरकार उसकी नजर भुवन पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य तलवार संप्रदाय के नंबर 1 शिष्य को वास्तव में दक्षिणी डोमेन की उजाड़ भूमि में करारी हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि यह खबर उत्तरी डोमेन को वापस भेजने से काफी हलचल मच जाएगी। लेकिन भुवन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गणेश, यहां मेरी बदकिस्मती पर खुश होना बंद करो। अगर तुम्हें क्षमता है तो तुम जाओ और उस बदमाश के साथ अपना हिसाब करो। गणेश ठिठक गया। उसकी नजर अनजाने में आरव की ओर मुड़ गई। उसने हंसते हुए कहा, इतने लंबे समय तक खिलवाड़ करने के बाद तुम वास्तव में इस लड़के के हाथों हार गए। निहारिका और गणेश को मुख्य हॉल में पहुंचे हुए कुछ ही समय हुआ था और उन्होंने आरव और भुवन के बीच टकराव बिल्कुल भी नहीं देखा। गणेश ने तो यहां तक सोचा कि यह संप्रदाय मास्टर पुरुषोत्तम ही था जिसने भुवन को बुरी तरह पीटा और उसे घायल कर दिया, और वो समय पर बाहर आकर उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी निहारिका, जो पूरे समय चुप रही, उसने एक ऐसा संवाद बोला जो शायद ही कभी सुना हो। वो युवक सरल नहीं है। गणेश एक बार फिर दंग रह गए और आखिरकार उन्होंने आरव को ठीक से नाप लिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि आरव निहारिका और खुद को इसलिए बुला सकते हैं क्योंकि इस मुख्य हॉल के अंदर कुछ व्यू रचना थी। अब इसे देखते हुए यह इतना आसान नहीं लग रहा था। यह युवक, जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं थी, असाधारण लग रहा था। भुवन की ताकत से गणेश सभी परिचित थे। साधारण प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र का सामना करने पर भी वो नुकसान में नहीं हो सकता था। गणेश ने पहले यह भी सोचा था कि इस 10 राज्य संगठन संप्रदाय का संप्रदाय
गुरु बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए भूबन हार गया। उसने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में उसके सामने इस युवक की वजह से था। यह युवक केवल प्रथम स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र को पार कर सकता था? यह झटका कोई मामूली बात नहीं थी। भूबन को तुमने सचमुच चोट पहुंचाई? गणेश ने एक खाली नजर से पूछा। आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने कहा, तो क्या हुआ? खांसी? खांसी? अगर हाँ तो मैं कहना चाहता हूं। बढ़िया किया। गणेश ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। आरव भी उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। जब भूबन ने ये शब्द सुने तो वो इतना क्रोधित हुआ कि उसके गले में मिठास महसूस हुई। उसकी चोटें वास्तव में फिर से उभर आई। उसने गणेश की ओर देखा। काश वो उसे जिंदा खा पाता। ये भूबन, मैं इससे बहुत समय से नाराज था। बस दुख की बात है कि मुझे हमेशा से मौका नहीं मिल पाया। अब छोटे भाई ने वास्तव में मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। ये वास्तव में मुझे और भी अधिक सौहार्दपूर्ण महसूस कराता है। गणेश ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। हर कोई दंग रह गया। जैसे ही उसने कहा, गणेश ने वास्तव में अपना हाथ आरव के कंधे पर रख दिया। वो शक्ल सूरत कई सालों से एक दूसरे को जानते पहचानते भाइयों जैसी लग रही थी। आरव शुरू में बहुत सतर्क था। बाद में उसे पता चला कि इस गणेश का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए उसने उसे जाने दिया। गणेश ने आरव को अपने साथ खींच लिया और खूब बातें की। कुल मिलाकर वे कमोबेश ऐसी बातें थी जो भूबन को कलंकित कर रही थी। आरव सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा था। भूबन एक तरफ खड़ा होकर सुन रहा था। उसका पूरा चेहरा कड़ाही के तले की तरह काला हो गया था। ये आरव पागल था। उसने वास्तव में दिव्य तलवार समूह को भड़काने की हिम्मत की। अगर उसने उसे वाकई बहुत नाराज कर दिया तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो पहले से ही खतरे में था और कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ओह, ठीक है, मैंने सुना है कि तुम लोग भूबन को बंधक बनाकर रखना चाहते हो। आरव ने गणेश की तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ भाई, तुम्हें वाकई हिम्मत है। मैं, गणेश, इस जीवन में जितने लोगों की प्रशंसा करता हूं वे बहुत कम है। तुम उनमें से एक हो। गणेश के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा प्रशंसा पाना बहुत ही सराहनीय है। आरव ने उनसे झगड़ने से मना कर दिया और एक सवाल के साथ जवाब दिया। तुम कौन हो? बिना अनुमति के मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य हॉल में घुसना, मुझे डर है कि यह थोड़ा अनुचित है ना? गणेश भी शर्मिंदा नहीं थे। उन्होंने गर्व से कहा, मैं बीरबाहु गुरुकुल का सबसे बड़ा शिष्य गणेश हूं। यह महान सुंदरी प्रोफाउंड आइस गुरुकुल की प्रसिद्ध आइस फेरी निहारिका है। जब गणेश ने निहारिका का परिचय दिया तो उनकी आंखों में एक कृतज्ञ भाव था। वो रूप कुछ हद तक चापलूसी भरा भी था, लेकिन निहारिका ने इसे बिल्कुल भी नहीं माना। वो अभी भी बर्फीली दिख रही थी, जैसे उसने गोनेस के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना हो। लेकिन गणेश का परिचय सुनकर आरव को एहसास हुआ। जैसा कि पता चला, उत्तरी डोमेन के 3 महान संप्रदाय के प्रमुख शिष्य वास्तव में 10 राज्य संगठन के समूह में शामिल हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि एल्डर दयाराम की यात्रा पूरी तरह से लाभ के बिना नहीं थी। कम से कम इसने 3 महान संप्रदायों को इसकी जांच करने के लिए लोगों को भेजने के लिए मजबूर किया। आरव ने तीनों लोगों को देखा और एक आह भरते हुए कहा, आप महान संप्रदाय के शिष्य वास्तव में इत्मीनान और लापरवाह है। मौत पहले से ही दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आप अभी भी आपसी लड़ाई खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंतहीन दुनिया बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण है। अब सभी में कोई वीरता नहीं है। इन शब्दों ने गणेश को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, छोटे भाई, आपके शब्दों का क्या अर्थ है? क्या ये अलार्म बजाने के लिए कुछ हद तक अतिशयोक्ति नहीं है? आरव के शब्दों को सुनकर बर्फीली निहारिका ने भी एक जिज्ञासु भाव प्रकट किया, जो आरव के शब्दों के अर्थ को लेकर अनिश्चित थी। जब आरव ने दोनों के भाव देखे तो उन्हें पता चला कि एल्डर दयाराम का पहला कदम दिव्य तलवार संप्रदाय में था। इसके अलावा उन्हें हिरासत में भी लिया गया था और उनके पास अन्य 2 संप्रदायों को सूचित करने का समय ही नहीं था। उन्होंने भूबन और उनके साथियों पर एक भयंकर हमला किया और ठंडी आवाज में कहा, दिव्य तलवार संप्रदाय वास्तव में ऐसे लोगों का एक समूह है जो कुछ भी करने में असमर्थ है, लेकिन चीजों को बर्बाद करने में माहिर है। जब से उन्हें पता चला कि भयंकर आंधी दुनिया के पास असीम क्षेत्र की शक्ति है, तब से भूबन तीनों को पता था कि अंतहीन दुनिया की स्थिति कितनी गंभीर थी। इस समय आरव द्वारा घूरे जाने के कारण वे बस जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए। यदि एल्डर दयाराम को हिरासत में लेने के कारण प्राचीन दुनिया की समग्र हार हुई, तो दिव्य तलवार संप्रदाय संपूर्ण अंतहीन दुनिया का पापी होगा। भूबन और बाकियों के हाव भाव देखकर गणेश और निहारिका को और भी शक हो गया। क्या यह संभव था कि दक्षिणी डोमेन में वास्तव में कुछ बड़ा हुआ है? बेंगनी महल संप्रदाय द्वारा दक्षिणी डोमेन को एकीकृत करना भी कुछ गंभीर नहीं लगता था, है ना? आरव ने तुरंत ही
दोनों को भयंकर आंधी दुनिया के आक्रमण की बात बताई। दोनों के चेहरे पर अविश्वसनीय गंभीरता आ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि अंतहीन दुनिया के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इस्पात जैसे सबूत के सामने उन्हें विश्वास न करना उचित नहीं लगा। अब उन्हें अंततः पता चल गया कि आरव ने दिव्य तलवार समूह को क्यों डांटा था, कि वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं, लेकिन चीजों को बिगाड़ने में माहिर हैं। छोटे भाई, अगर मामला वास्तव में वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या अंतहीन दुनिया आसन्न खतरे में नहीं है? इस समय गणेश के चेहरे पर अब कोई व्यभिचार नहीं था। उसकी जगह अवर्णनीय गंभीरता थी। ये विनाश के कगार पर नहीं है, क्योंकि भले ही क्षेत्र मार्ग आपस में जुड़े हुए हों, लेकिन ये असीम क्षेत्र विशेषज्ञों के गुजरने का सामना नहीं कर सकता। यदि पवन सम्राट क्षेत्र मार्ग को पार करना चाहता है, तो उसके पास संप्रभु स्तर के सरणी स्वामी होने चाहिए, जो क्षेत्र मार्ग के अवरोध को लगातार मजबूत करते रहें जब तक कि ये पूरी तरह से स्थिर न हो जाए। कम से कम अल्पावधि में भयंकर आंधी दुनिया और असीम दुनिया अभी भी ताकत में समान रूप से मेल खाने की स्थिति में है, लेकिन अगर अंतहीन दुनिया अभी भी ढीली रेत का ढेर है, तो इस दुनिया का विनाश बस समय की बात है, आरव ने शांत भाव से कहा। गणेश ने एहसास की एक झलक दिखाई। आरव ने जो तर्क दिया वो बहुत सरल था, जो कि अंतहीन दुनिया के लिए एकजुट भावना के साथ विदेशी दुश्मन का विरोध करना था। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले गणेश को गहराई से पता था कि यह बस असंभव कुछ था। उत्तरी क्षेत्र के संप्रदाय बड़ी संख्या में थे। 3 महान संप्रदायों के अलावा अभी भी अलग अलग आकार के कई बड़े और छोटे संप्रदाय थे। इन संप्रदायों के विचार सभी अलग अलग थे। एक ऐसे व्यक्ति के बिना जो एक ही आह्वान पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर सकता था, उन्हें अपनी ताकत एक साथ लाने का कोई तरीका नहीं था। यदि समय आने पर प्रत्येक अपनी लड़ाई लड़ता, तो अंतहीन दुनिया वास्तव में पूर्ण विनाश से दूर नहीं होती। सौभाग्य से हमारे बीरबाहु गुरुकुल और प्रोफाउंड आइज गुरुकुल ने कुछ जानकारी प्राप्त की। हम दोनों को भूबन का पीछा करते हुए यहां तक भेजा। अन्यथा हम वास्तव में नहीं जान पाते कि अनंत दुनिया के साथ ऐसी धरती हिला देने वाली बड़ी घटना वास्तव में घटित हुई है। कुछ नहीं कर सकते। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तुरंत संप्रदाय गुरु को सूचित करने के लिए वापस जाना है, ताकि वे जल्दी से योजना बना सके। जैसा कि उन्होंने कहा, गणेश ने मुड़कर जाना चाहा। जब वे निहारिका के पास से गुजरे, तो गणेश ने अचानक मुस्कुराते हुए चेहरे पर हाथ फेरा और पूछा, आइस फेरी, क्यों नहीं हम साथ साथ वापस चलते हैं? निहारिका ने उसे एक नजर भी नहीं बख्शा, बल्कि हल्के कदम बढ़ाते हुए आरव की ओर चल पड़ी। मुझे आश्चर्य है कि जूनियर भाई का नाम क्या है? निहारिका ने पूछा। आरव। तो ये जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव है। अगर ये जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव के कहे अनुसार है, तो दक्षिणी डोमेन के पास अब कोई मजबूत रक्षात्मक स्थिति नहीं है। 10 राज्य संगठन का समूह पहले से ही एक अकेला द्वीप है। क्या आपके 10 राज्य संगठन के समूह की उत्तर की ओर बढ़ने की योजना नहीं है? आरव को आश्चर्य हुआ। ये आइस फेरी स्पष्ट रूप से एक तेज दिमाग वाला लड़की था। उसे छिपने की भी जरूरत नहीं थी, और उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है। हम वर्तमान में उत्तर की ओर बढ़ने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर निहारिका ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव ने भूबन को बंधक बना लिया है। दिव्य तलवार समूह निश्चित रूप से चीजों को जाने नहीं देगा। क्या मेरे प्रोफाउंड आइज गुरुकुल में आप लोगों के लिए आश्रय प्रदान किया जाए? मुझे आश्चर्य है कि जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव के विचार क्या है। जब निहारिका ने यह कहा, तो भूबन के चेहरे पर और भी अधिक गुस्सा आ गया। आइस परी, मेरे दिव्य तलवार समूह के हमेशा से ही गहन बर्फ गुरुकुल के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। तुम मनमाने ढंग से ऐसा कदम कैसे उठा सकते हो? भूबन ने लगभग अपना खून उगल दिया। इस समय गणेश ने अपना सिर पीट लिया और बीच में बोल पड़ा। उसने फिर से आरव के गले में हाथ डाला और कहा, हाँ, मुझे जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव से पहली नजर में ही प्यार हो गया। कैसा रहेगा, तुम हमारे बीरबाहु गुरुकुल में आओ। ये शब्द सुनकर भुवन की दोनों आंखें पीछे की ओर मुड़ गई और वो बेहोश हो गया। निहारिका और गणेश ने स्वाभाविक रूप से आरव को आमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें उसकी क्षमता पर भरोसा था। आरव भुवन को हरा सकता था, जो उसकी ताकत को दर्शाता है। आरव की उम्र को देखते हुए भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से असीम होंगी। ऐसे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से पहले ही शामिल किया जाना चाहिए। गणेश को बीच में आते देख निहारिका के आसपास का तापमान एक बार फिर कई डिग्री गिर गया। गणेश का चेहरा बदल गया और उसने विनम्रता पूर्वक कहा, मजाक कर रहा हूं, बस मजाक कर रहा हूं। हमारे बीरबाहु गुरुकुल में इतने बड़े संप्रदाय को रखने की जगह कैसे हो सकती है? निहारिका गणेश से परेशान नहीं हो सकती थी। उसने आरव से कहा, मुझे आश्चर्य है कि जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव की राय क्या है? उपस्थित कुछ लोग अनंत दुनिया की जूनियर पीढ़ी के प्रतिष्ठित नेता थे। वे सभी तेज दिमाग वाले लोग थे। हालांकि किनारे खड़े कुछ लोग 10 राज्य संगठन के उच्च पदस्थ थे, लेकिन वास्तव में निर्णय लेने वाला ये युवक उनकी आंखों के सामने था। आरव ने एक पल के लिए सोचा
और हल्की मुस्कान के साथ निहारिका से कहा, आइस फेरी के अच्छे इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बसने की जगह के बारे में मेरे 10 राज्य संगठन के पास पहले से ही व्यवस्था है। निहारिका की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी और उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, चूंकि ऐसा है। निहारिका विदा लेगी। बात खत्म करते ही निहारिका की आकृति हिल गई और सबके सामने से गायब हो गई। गणेश चिल्लाया, आइस फेरी, मेरा इंतजार करो। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, जब आप उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मेरे बीरबाहु गुरुकुल को देखने के लिए आना होगा। मैं भी जा रहा हूं। आरव ने हल्की मुस्कान दी। ये गणेश वाकई एक मजेदार व्यक्ति था। इस समय मुख्य हॉल में केवल दिव्य तलवार संप्रदाय के 3 लोग बचे थे। आरव ने शांत भाव से कहा, क्या यह हो सकता है कि आप सभी अभी भी भोजन करने के लिए रुकने की योजना बना रहे हैं? आशीष ने आरव की ओर देखा और फिर बेहोश भुवन की ओर देखा। एक पल के लिए वो वास्तव में समझ नहीं पाया कि क्या करे। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई वो। आशीष ने एक ऐसी मुस्कान दी जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप सभी के साथ मजाक कर रहा हूं? आरव का स्वर ठंडा हो गया। नहीं, तो अभी तक भागा क्यों नहीं है? यह देखकर कि आरव गुस्से में आ रहा है, आशीष और परम मुख्य हॉल से कदम दर कदम बाहर निकल गए। इस समय संप्रदाय गुरु आरव के सामने आए और चिंतित होकर पूछा, दिव्य तलवार संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत महान संप्रदायों में से एक है। उनके संप्रदाय में केवल दिव्य ट्रांस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही काफी संख्या में हैं। हमने उनके सबसे बड़े शिष्य को पकड़ लिया। वे शायद चुपचाप नहीं बैठेंगे, है ना? आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने ही एल्डर दयाराम को भेजा है। मुझे उसे वापस बचाना है। संप्रदाय गुरु निश्चिंत रहें, क्षेत्र मार्ग को आपस में जोड़ने का मामला भी बस इन कुछ दिनों में ही है। उस समय दिव्य तलवार संप्रदाय में शायद ही इतनी ऊर्जा होगी कि वे हमारे साथ आकर परेशान हो सकें। एक छोटा सा 10 राज्य संगठन संप्रदाय गुरु के पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल इतना ही कह सकते थे, ठीक है, अब आप जो चाहे करें। ग्रैंड एल्डर और मैं हमेशा आपका समर्थन करने के लिए आपके पीछे खड़े रहेंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर और संप्रदाय गुरु की समझदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संप्रदाय गुरु, हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। हमें उत्तर की ओर बढ़ने के लिए अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। कई दिनों बाद अज्ञात रहस्यवादी क्षेत्र के इटरनल स्प्लेंडर पैलेस के नीचे गड़गड़ाहट, एक बहुत बड़ी गड़गड़ाहट के साथ 6 एक्सट्रम सील ग्रैंड एरे इंच करके खंडित हो गया। कई हजार वर्षों तक अंतहीन दुनिया की रक्षा करने वाली भव्य सरणी अंततः एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। उसी समय संपूर्ण अंतहीन दुनिया में एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। सभी को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऋषिकेश सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े हो गए। 5 आकृतियां क्षेत्र के मार्ग को पार करते हुए प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। इन 5 लोगों को देखकर ऋषिकेश ने सिर झुकाया। भयंकर आंधी दुनिया के जीवित बचे। ऋषिकेश, 5 संप्रभुओं को प्रणाम। ये 5 लोग सभी पीक दिव्य ट्रांस क्षेत्र अस्तित्व को चौंका रहे थे। शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, उठो, तुमने बहुत अच्छा किया। महामहिम पवन सम्राट तुमसे बहुत प्रसन्न है। ये वो पुरस्कार है जिसे महामहिम पवन सम्राट ने मुझे रवाना होने से पहले तुम्हें देने के लिए सौंपा था। यह बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में देसाई परिवार का मुखिया था, जिसने प्लाजा के एक कोने से आरव और देवरूप की लड़ाई देखी थी। देसाई परिवार प्रमुख लोकनाथ देसाई ऋषिकेश स्थिति को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, महामहिम पवन सम्राट के उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि हम हजारों वर्षों से अंतहीन दुनिया में छिपे हुए हैं, लेकिन हम महामहिम पवन सम्राट द्वारा हमें सौंपे गए महान कर्तव्य को एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं। हजारों वर्षों से गुजरने के बाद आखिरकार हमें 6 एक्सट्रम सील ग्रैंड अरे को तोड़ने का एक तरीका मिल गया। देसाई परिवार प्रमुख लोकनाथ देसाई ने सिर हिलाया और अचानक पूछा, अंतहीन दुनिया का दक्षिणी डोमेन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका समापन आपके बेंगनी महल संप्रदाय के तहत होना चाहिए था, है ना? लेकिन ऋषिकेश के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने कहा, श्रीमान देसाई, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मूल रूप से दक्षिणी क्षेत्र पहले से ही हमारे हाथ में था, लेकिन 10 राज्य संगठन संप्रदाय से एक असाधारण राक्षसी युवक आया। उसने वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य सरणी को अर्ध 5वें स्तर तक ऊपर उठा दिया। हवा तुरंत ठंडी हो गई। लोकनाथ देसाई इस खबर से स्पष्ट रूप से बहुत नाखुश थे। ऋषिकेश एक तरफ खड़े थे और जोर से सांस छोड़ने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये उनकी आंखों के सामने एक पीक दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकतवर व्यक्ति थी। एक सांस लेने से वो हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती थी। आरव नामक उस लड़के ने वास्तव में उसे बहुत परेशान किया। आप, एक महान 7वें स्तर के सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार, वास्तव में एक युवा के खिलाफ शक्तिहीन है। महामहिम पवन सम्राट ने आपसे इतनी बड़ी उम्मीदें रखी हैं,
क्या आप उनका बदला इस तरह चुकाएंगे? लोकनाथ देसाई ने ठंडे स्वर में कहा। ऋषिकेश ने बहुत पसीना बहाया और जल्दी से समझाया, मिस्टर देसाई, अपना गुस्सा शांत करें। वो युवक वास्तव में बहुत राक्षसी है। इसके अलावा मैंने सुना है कि वो भयंकर आंधी दुनिया से वापस भाग गया है। लोकनाथ देसाई की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने तुरंत आरव के बारे में सोचा। इस प्राचीन दुनिया के युवा ने खुद ही भयंकर आंधी दुनिया में गहराई तक प्रवेश किया और भयंकर आंधी दुनिया को उथल पुथल में डाल दिया, और यहां तक कि एक पल में पीछे हट गया। जिसके बारे में बात करते हुए यह वास्तव में अकल्पनीय था। उस दिन पवन सम्राट देवव्रत के सामने आने के बाद संदेह पैदा करने से बचने के लिए प्रमुख लोकनाथ देसाई, प्रमुख भानुदेव पटेल सीधे चले गए और ये नहीं देखा कि बाद में क्या हुआ। लोकनाथ देसाई ने बाद में भी इस पर गौर किया, लेकिन जो लोग बाद में प्लाजा में रुके वे व्यावहारिक रूप से सभी मर चुके थे। केवल विवेक और आदरणीय किमिया संप्रभु के समूह के लोग जीवित थे। लेकिन उन सभी ने उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी और को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लोकनाथ देसाई ने अनुमान लगाया कि आरव के देवव्रत के हाथों से बचने के लिए कुछ धरती हिला देने वाली बड़ी घटना हुई होगी। अन्यथा एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का बच्चा संभवतः असीम क्षेत्र पवन सम्राट के हाथों से कैसे बच सकता है? लोकनाथ देसाई का रंग थोड़ा बेहतर था और उन्होंने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, ओ, अभी भी ऐसा राक्षसी युवक है? उसका नाम क्या है? ऋषिकेश ने डर से कांपते हुए कहा। उसका नाम आरव है। वास्तव में भले ही उन्होंने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, फिर भी लोकनाथ देसाई को अविश्वसनीय रूप से झटका लगा। आरव नामक ये लड़का हर जगह रहस्यों से घिरा हुआ था। ऐसा लगता है कि न केवल उसकी व्यक्तिगत शक्ति अतुलनीय रूप से दुर्जेय थी, बल्कि उसके पास संरचनाओं के मार्ग में भी आश्चर्यजनक प्रतिभा थी। ऋषिकेश ने लोकनाथ देसाई के चेहरे पर एक नजर डाली। ये देखने के बाद कि उन्होंने क्रोधित भाव नहीं दिखाया, ऋषिकेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, उस दिन मैं व्यक्तिगत रूप से 10 राज्य संगठन संप्रदाय के बंधकों को ले गया था। इस बदमाश को भव्य व्यू से बाहर निकालना चाहता था। कौन जानता था कि उसने वास्तव में द्वार के बाहर एक अत्यंत शक्तिशाली मायावी व्यू स्थापित किया था और उसने लोगों को बचाया। इसके अलावा मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि उसकी व्यू रचना वास्तव में दिव्य संरचना संप्रदाय की विरासत से आई है। उसने यहां तक कहा। लोकनाथ देसाई ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बोलो। उसने यहां तक कहा, यदि दिव्य संरचना संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उस समय मायावी व्यू रचना के उस सरणी को समझ लिया होता तो भले ही महामहिम पवन सम्राट स्वयं आते, वे भी असफलता के साथ लौटते। ऋषिकेश ने अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछा। ऋषिकेश को कैसे पता चलेगा कि भयंकर आंधी दुनिया में आरव द्वारा कितनी बड़ी लहर उठी थी? लोकनाथ देसाई की समर्थन हासिल करने की उम्मीद में वो अभी भी अपने आरोपों से पूरी तरह से मुक्त हो रहा था। सच तो यह है कि लोकनाथ देसाई ने बहुत पहले ही उन्हें दोष नहीं दिया था, लेकिन लोकनाथ देसाई ने ऋषिकेश को भी नहीं बताया। आरव द्वारा सेंट्रल कैपिटल में तबाही मचाने का मामला आखिरकार बहुत गौरवशाली नहीं था। लोकनाथ देसाई कुछ नहीं बोले। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ सोच रहे हों। काफी देर के बाद आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, आपने कहा था कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय को रक्षा करने वाला सरणी अर्ध 5वें स्तर का भव्य सरणी है। ऋषिकेश ने जल्दी से कहा, हाँ। अधीनस्थ को यह भी नहीं पता कि वो एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र बव्वा एक अर्ध 5वें स्तर की भव्य सरणी को कैसे तैनात कर सकता है। लेकिन हमें वास्तव में इस भव्य सरणी द्वारा काफी नुकसान उठाना पड़ा। लोकनाथ देसाई ने थोड़ा सिर हिलाया और आरव की राक्षसीता से बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुए। इस अवधि में क्या आप लोगों को 10 राज्य संगठन संप्रदाय को देखने के लिए भेज रहे हैं? उन्हें भागने न दें, लोकनाथ देसाई ने कहा। श्रीमान लोकनाथ देसाई, निश्चिंत रहें। अधीनस्थ ने 10 राज्य संगठन संप्रदाय के आसपास अनगिनत मुखबिरों की व्यवस्था की। अगर हवा में पत्तियों की थोड़ी सी भी सरसराहट हो तो वे तुरंत रिपोर्ट करेंगे। ऋषिकेश ने झट से कहा। लोकनाथ देसाई ने कहा, चूंकि ये मामला है, एक दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ को भेजें और आप इस भव्य सरणी को तोड़ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, लोकनाथ देसाई ने पलटकर फर्स्ट लेवल दिव्य पागमन क्षेत्र कलाकार से कहा, धीरेन्द्र, आप संप्रदाय मास्टर ऋषिकेश के साथ एक यात्रा करें। यदि कोई संभावना है तो उस लड़के को मेरे पास वापस लाएं, ये देखने के लिए कि क्या उसके वास्तव में 3 सिर और 6 हाथ है। उस धीरेन्द्र ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, परिवार प्रमुख। ऋषिकेश ने जब यह स्थिति देखी तो वो बहुत खुश हुआ। आरव के हाथों उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब जबकि उसके पास एक दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ था तो उसे अब किस बात का डर था? कई दिनों बाद 10 राज्य संगठन संप्रदाय के द्वार के सामने धीरेन्द्र देसाई हवा में खड़े थे। उसके पीछे ऋषिकेश खड़ा था। ये वो भव्य व्यू रचना है जिसे आप सभी पूरे संप्रदाय की ताकत जुटाकर भी नहीं तोड़ सकते।
धीरेंद्र ने शांत भाव से कहा। ऋषिकेश ने बहुत पसीना बहाया और कहा, हाँ, अधीनस्थ अक्षम है। आरव वो लड़का अविश्वसनीय रूप से दुष्ट है। उसके साथ निपटना वास्तव में आसान नहीं है। धीरेंद्र ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आरव का नाम उसने स्वाभाविक रूप से पहले भी सुना था। आरव और देवरूप के बीच हुए महायुद्ध के बाद से ही लक्ष्मण को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो लगातार दिन रात साधना कर रहे थे। लक्ष्मण के वरिष्ठ होने के नाते धीरेंद्र ने स्वाभाविक रूप से ये सब अपनी आंखों में बसा लिया। इस युद्ध में लक्ष्मण ने इसके लिए अनुरोध करने की पहल की और यहां आने के लिए पहले से ही तैयार थे। संभवतः एक बार फिर आरव का नाम सुनकर लक्ष्मण बहुत उत्साहित होगा, लेकिन उन्होंने सुना कि आरव पहले ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इससे धीरेंद्र को आश्चर्य हुआ। आरव के पास क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी। अब जब वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो भले ही लक्ष्मण आरव से टकराते, लेकिन वो शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाते। ऐसे अजय प्रतिद्वंद्वी के साथ ये वास्तव में भयानक था। इसलिए सबसे अच्छा तरीका था इस प्रतिद्वंदी को नष्ट करना। धीरेंद्र ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। भयावसार ऊर्जा तुरंत उनकी हथेली पर केंद्रित हो गई। जब ऋषिकेश ने पीछे से ये दृश्य देखा, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ने से नहीं बच सकी। ये दिव्य पारगमन विशेषज्ञ की शक्ति थी। स्पष्ट रूप से ये उसे लक्ष्य नहीं बना रहा था, फिर भी इसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। जाओ, धीरेंद्र ने हल्के से अपने मुंह से एक शब्द निकाला। उसका हमला तुरंत यिन यांग टर्बोड हेवन ग्रैंड एरे पर पड़ा। यह केवल एक जोरदार धमाका था। ग्रैंड एरे से वास्तव में कई तरह की चटकने वाली आवाजें निकल रही थी। धीरेंद्र पूरे समय शांत और संयमित नजर आ रहे थे। हालांकि इस समय उनके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य झलक रहा था। अर्ध 5वें स्तर की ग्रैंड एरे है, वाकई काफी सक्षम। उनका यह हमला कमतर लग रहा था, लेकिन दिव्य पारगमन विशेषज्ञ का हमला कैसे आसान हो सकता था? इस हमले में वास्तव में धीरेंद्र की 70% शक्तियां लगी थी, और यह वास्तव में एक झटके में ग्रैंड एरे को भेद नहीं पाया। यह देखा जा सकता था कि इस भव्य व्यू की शक्ति कितनी महान थी। धीरेंद्र ने अत्यधिक शक्ति के साथ फिर से हमला किया। इस बार भव्य व्यू एक भयंकर धमाके के साथ ढह गया। जब बंगनी महल के उन शिष्यों ने यह दृश्य देखा, तो उनमें से हर एक उत्साह से लाल हो गया। वे पहले ही इस दिन के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब भव्य व्यू टूटा, तो बंगनी महल के शिष्यों का खून उत्तेजित हो गया और वे स्पिरिट ब्लेसिंग माउंटेन की ओर दौड़ पड़े। ऋषिकेश, जो धीरेंद्र के पीछे खड़ा था, वो भी बहुत उत्सुक था। इस बार वो निश्चित रूप से उस बदमाश की खाल उधेड़ देगा और उसकी नसें फाड़ देगा। क्या वो उसके दिल में भरी नफरत को दूर कर सकता है? धीरेंद्र ने कोई हरकत नहीं की। वो केवल व्यू को तोड़ने के लिए जिम्मेदार था। वो स्वाभाविक रूप से अपनी गरिमा को कम नहीं करेगा और आगे बढ़ेगा। लगभग 1 घंटे बाद सोल सागर क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति उन दोनों लोगों के सामने से उड़ता हुआ आया। उसका चेहरा बहुत ही भद्दा था। जब ऋषिकेश ने यह दृश्य देखा, तो उसका दिल अनजाने में ही धड़क उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ हो? आदरणीय धीरेंद्र, संप्रदाय के गुरु, 10 राज्य संगठन के अंदर लोग नहीं हैं। सभी रिकॉर्ड और औषधीय गोलियां सब गायब हो गई है। हमने पहले ही स्पिरिट ब्लेसिंग माउंटेन को अंदर से बाहर कर दिया है और एक भूत भी नहीं देखा। क्या ये कैसे संभव है? ऋषिकेश उत्तेजित हो गए और लगभग गिर पड़े। सोल सागर क्षेत्र के उस व्यक्ति के चेहरे पर बदसूरत भाव थे जब उन्होंने कहा, हमने पहले ही लोगों को सभी पर्वत चोटियों की खोज करने के लिए भेज दिया है। वास्तव में अंदर एक भी आत्मा नहीं है। ये श्रीमान धीरेंद्र, मैंने स्पष्ट रूप से अनगिनत मुखबिरों की व्यवस्था की है। उनमें से एक ने भी 10 राज्य संगठन के लोगों को क्यों नहीं देखा? ऋषिकेश शब्दों से परे हैरान थे। क्या लोगों का यह समूह आसमान में उड़ सकता है और भूमिगत सुरंग बना सकता है? धीरेंद्र बहुत आश्चर्यचकित नहीं दिखे। जब उन्होंने ये सुना, तो उन्होंने एक हंसी उड़ाई और कहा, संप्रदाय गुरु ऋषिकेश ने मुझसे पूछा, लेकिन मैं किससे पूछूं? ठीक है, चूंकि ये 10 राज्य संगठन का संप्रदाय पहले से ही निर्जन है, तो चलो वापस घर चलते हैं। जैसे ही उसने कहा, धीरेंद्र ने पलटकर सीधा उड़ान भरी और ऋषिकेश को पीछे छोड़ दिया, जो अभी तक होश में नहीं आया था। इस परिणाम के बारे में हालांकि धीरेंद्र आश्चर्यचकित था। उसने महसूस किया कि यह उचित भी था। केंद्रीय कैपिटल को उथल पुथल में डालने और पवन सम्राट को भी चौंका देने में सक्षम होना, और वो अंतहीन दुनिया में वापस भी जा सकता था। ऐसे चरित्र को इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता है? इस समय 10 राज्य संगठन के उपनिवेश से हजारों मील दूर डाउन सिटी में सादे कपड़ों में सजे कई युवा मार्शल कलाकार धीरे धीरे शहर में प्रवेश कर रहे थे। डाउन सिटी 10 राज्य संगठन साम्राज्य और कल्पत्रु राज्य का एक सीमांत शहर था, जो अनंत जंगल से सटा हुआ था। प्राचीन काल से ये अनगिनत मार्शल कलाकारों के लिए सभा स्थल था। जब मैं उन बंगनी महल के उपनिवेश के लोगों के चेहरों के बारे में सोचता हूं,
तो मैं अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो जाता हूं। एक युवा मार्शल कलाकार ने उत्साह से कहा, हाँ, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव के खोल को उतारने वाला ये तरकीब वाकई बहुत खूबसूरती से निष्पादित किया गया था। उन भयंकर आंधी दुनिया के साथियों ने 10 राज्य संगठन के समूह में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी कीमत खर्च की। अंत में उन्हें एक भी बाल नहीं मिला। शायद यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वे कितने उदास हैं। एक अन्य युवा मार्शल कलाकार ने कहा, उन भयंकर आंधी दुनिया के लोगों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव वास्तव में एक लघु संचरण सरणी का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ये केवल 100 मील की दूरी है, लेकिन उन मुखबिरों को चकमा देने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। उन मुखबिरों की आंखें चमकने तक चमकीली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमने बहुत पहले ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय छोड़ दिया होगा। ये कुछ लोग चौंकाने वाले आरव और कंपनी थे जो 10 राज्य संगठन संप्रदाय से बच निकले थे। इस समूह में ईशान, कार्तिक, तुषार और बाकी लोग शामिल थे, सिवाय इसके कि उनका पहनावा बहुत ही सादा था। लोग उन्हें सामान्य राक्षसी जानवर शिकारी समझ लेते थे। हालांकि क्षेत्र मार्ग जुड़ा नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में निम्न स्तरीय मार्शल कलाकार पहले से ही भयंकर आंधी दुनिया से आ चुके थे। बंगनी महल संप्रदाय ने पहले से ही इन निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों के माध्यम से दक्षिणी डोमेन में लगभग सभी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के देशों को नियंत्रित किया था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों के लघु संचरण के माध्यम से 10 राज्य संगठन संप्रदाय से बाहर निकलने के बाद आरव की व्यवस्था के तहत उन्होंने खुद को कई समूहों में संगठित किया। उन्होंने खुद को सबसे निचले स्तर के साधारण मार्शल कलाकारों के रूप में प्रच्छन्न किया और चारों ओर बिखर गए। कुछ सीमावर्ती शहरों की ओर भागे और आरव के लोगों का समूह अंतिम समूह था। दक्षिणी डोमेन और उत्तरी डोमेन को जोड़ने वाली ट्रांसमिशन सरणियां ज्यादातर इन सीमावर्ती शहरों में बनाई गई थी। बेशक इन ट्रांसमिशन सरणियों को पहले से ही बिना किसी अपवाद के बंगनी महल संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया गया था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय केवल संप्रदाय द्वारों की रक्षा कर सकता था। नश्वर विश्व साम्राज्यों में उनके पास पहले से ही ध्यान देने योग्य कोई ताकत नहीं थी। क्षेत्र मार्ग के जुड़ने के बाद बड़ी संख्या में निम्न स्तरीय मार्शल कलाकार बाढ़ की तरह आ गए। इस तरह के रणनीतिक बिंदु पर बंगनी महल के उपनिवेश के लिए इसे जाने देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। यहां तक कि दूर दराज के शहर भी अपवाद नहीं थे। मूल रूप से इन सभी शहरों में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जो अब किले को संभाल रहे थे, ट्रांसमिशन सरणियों को कसकर नियंत्रित कर रहे थे। अभी इन सीमावर्ती शहरों की विशेषताएं सभी समान थी। प्रवेश करना आसान, बाहर निकलना कठिन। जो लोग ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से उत्तरी डोमेन से आए थे उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन उनका वापस लौटना बेहद मुश्किल था। हर सीमावर्ती शहर में उच्च स्तरीय सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र किले को संभाल रहे थे। आम लोग बस पार नहीं कर सकते थे। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार बहुत दुर्लभ थे, तो बंगनी महल समूह सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को इन सीमावर्ती शहरों में किले को संभालने के लिए भेज देता। हालांकि उच्च स्तरीय सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पहले से ही दक्षिणी क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली अस्तित्व में थे। उन बड़े संप्रदायों के उच्च वर्गों के अलावा साधारण मार्शल कलाकार जो उन्हें हरा सकते थे वे अल्पसंख्यक थे। यहां तक कि 10 राज्य संगठन समूह जैसे 8 महान संप्रदायों में से एक में भी बहुत कम लोग थे जो बलपूर्वक रास्ता बना सकते थे। इसके अलावा वे ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि उच्च स्तरीय सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र ट्रांसमिशन सरणियों को नष्ट नहीं करेंगे। ये भी आरव द्वारा अपने खोल को गिराने वाला ये सिकाड़ा था जिसने बंगनी महल समूह को बहुत आश्चर्यचकित किया। इन सीमावर्ती शहरों की सेना अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हुई थी, अन्यथा इन बाधाओं को तोड़ना उनके लिए बहुत कठिन होगा। इन कुछ दिनों के दौरान 10 राज्य संगठन का समूह पहले से ही कई समूह में विभाजित हो चुका था और इन सीमावर्ती शहरों में घुस गया था। साथ ही आज एक साथ मिलकर कार्रवाई करने की योजना बना रहा था ताकि बलपूर्वक तोड़फोड़ की जा सके। स्काई मैपल और कॉन्ट्रैक्ट गुरु ये 2 लोग सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से निपटना स्वाभाविक रूप से आसान था। डाउन सिटी में आरव ने किला संभाल रखा था। लेट स्टेज सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से निपटना स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं थी। कई लोग सोचते हैं कि ट्रांसमिशन एरे स्थापित करना एक बहुत बड़ी परियोजना है। वास्तव में एक छोटा ट्रांसमिशन एरे स्थापित करना जो केवल 3 से 5 लोगों को पार कर सकता है। इसके अलावा केवल 100 मील दूर संचार करना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरह के ट्रांसमिशन एरे का उपयोग बहुत सीमित है। मार्शल कलाकार जो तेजी से चलते हैं वे 2 घंटे से पहले पहुंच सकते हैं। इसलिए इस तरह के ट्रांसमिशन एरे का उपयोग असाधारण रूप से कम है और उल्लेखनीय रूप से अनदेखा करना आसान है। मुझे लगता है कि इसे भी रोशनी के नीचे छाया माना जाता है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। है, रोशनी के नीचे कितनी अच्छी छाया है। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव,
न केवल आपकी ताकत असाधारण है, बल्कि ये साहस और भावना की चौड़ाई दूसरों से भी बेहतर है। यदि आप आसपास नहीं होते, भले ही हमने 10 राज्य संगठन की रक्षा की होती, फिर भी अंत में मृत्यु से बचना मुश्किल होता। ईशान ने कहा, हाँ, यदि यह रणनीति नहीं होती तो बंगनी महल संप्रदाय निश्चित रूप से तुरंत प्रतिक्रिया करता, सीमावर्ती शहरों को हमें रोकने के लिए सूचित करता। एक बार जब वे ट्रांसमिशन सरणी को नष्ट कर देते हैं तो पंखों के साथ भी उड़ना मुश्किल हो जाएगा। कार्तिक ने कहा। आरव ने बस मुस्कुराया और विषय बदल दिया। उन्होंने कहा, हमें पहले ट्रांसमिशन सरणी क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए। हमने आज रात संप्रदाय के गुरु के साथ मिलकर एक कदम आगे बढ़ाने की व्यवस्था की है। पहले ट्रांसमिशन सरणी के आसपास की स्थिति का पता लगाना बेहतर है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और एक साथ ट्रांसमिशन सरणी की दिशा में आगे बढ़ गए। यद्यपि डाउन सिटी दूरस्थ थी, लेकिन स्वर्ग यहां ऊंचा था और सम्राट बहुत दूर था। इसके बजाय यहां कल्पतरु का राज्य बहुत कमजोर था। यहां अंतहीन वन में आने जाने वाले कई राक्षसी जानवरों के शिकारियों के कारण डाउन सिटी बहुत समृद्ध थी। यह ठीक ऐसी स्थिति में था कि डाउन सिटी के मार्शल कलाकारों की ताकत काफी भयानक थी। सड़कों पर हर जगह क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार दिखाई दे रहे थे। यहां तक कि शुरुआती चरण के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी कम संख्या में थे। इसलिए आरव और शहर में घूमते हुए ये लोग ज्यादा लोगों की नजर नहीं खींच पाते थे। यहां हर जगह बाजार थे। मार्शल कलाकारों ने सड़कों पर अपने आप ही स्टॉल लगा लिए थे। आरव और दूसरे 2 गलियों से गुजरे। आरव ने अचानक एक स्टॉल के सामने अपने कदम रोक दिए। स्टॉल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जो दिखने में बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें कुछ भी आकर्षक नहीं था। बूढ़े आदमी, ये हर्बल घास कितने में देंगे? आरव ने स्टॉल पर घास के एक डंठल की ओर इशारा करते हुए पूछा। वो बूढ़ा आदमी इस समय ऊब चुका था। उसने देखा कि कोई सामान खरीदने आया है। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा और कहा, 50 पीस मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। मैं कम ग्रेड के ऊर्जा पत्थर नहीं लेता। क्या? अर्ध चतुर्थ स्तर की जड़ी बूटी का एक डंठल तुम 50 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर में बेच रहे हो? तुम जाकर लोगों को लूट क्यों नहीं लेते? यह सुनकर ईशान लगभग उछल पड़ा। वो बूढ़ा आदमी ईशान की तरफ एक नजर भी नहीं डालना चाहता था और उसने उदासीनता से कहा, खरीदना या न खरीदना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम नहीं खरीद रहे हो तो चले जाओ। इस बूढ़े आदमी की नींद में खलल मत डालो। लेकिन आरव ने लापरवाही से 50 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर निकाले और कहा, ये 50 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर है। बुजुर्ग खुद गिनती कर सकता है। जब उस बूढ़े ने आरव को बिना पलक झपकाए 50 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर निकालते देखा तो उसकी आंखें अनायास ही चमक उठीं और वो तुरंत चौंक गया। कई स्टॉल मालिक थे जिन्होंने ये दृश्य देखा और टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। सच में मूर्ख ही अमीर होते हैं। इस जड़ी बूटी की उत्पत्ति अज्ञात है और कोई भी इसका नाम नहीं बता सकता। कोई भी व्यक्ति जो इसका उपयोग जानता हो वो तो दूर की बात है। ये लड़का इसे सुअरों को खिलाने के लिए वापस नहीं खरीद रहा है ना? है। दुर्गादास इस बूढ़े ने पहले ही शहर के सभी उच्च श्रेणी के कीमियागरों से पूछ लिया है। कोई भी इस जड़ी बूटी को पहचान नहीं सकता। ये लड़का अभी भी बहुत छोटा है। मुझे मत बताना कि वह इस जड़ी बूटी के उपयोग को पहचानता है। शायद कहीं से किसी अमीर परिवार का शिष्य होगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इस तरह के बेवकूफ मैंने बहुत देखे हैं। तुमने उसकी छाती पर बैज देखा। अभी भी सिर्फ एक कीमिया मास्टर है। आश्चर्य है कि वह इस अर्ध चौथे स्तर की हर्बल घास को वापस क्यों खरीद रहा है। इन दिनों वास्तव में सभी प्रकार के बेवकूफ दिखाई देते हैं। जड़ी बूटी का नाम भी नहीं बताया जा सकता था। जाहिर है कोई नहीं जानता था कि इसे किस तरह की औषधीय गोली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस जड़ी बूटी का सिर्फ एक डंठल था। अगर कोई प्रयोग करना भी चाहे तो भी कुछ भी प्रयोग करना संभव नहीं था। दुर्गादास नाम के इस बूढ़े ने 1 महीने पहले ही यहां एक स्टॉल लगाया था, लेकिन ये जड़ी बूटी बिल्कुल भी नहीं बिक पाई। एक जड़ी बूटी का डंठल जिसका कोई उपयोग ही नहीं था, चाहे वह इसे कितने भी सस्ते में क्यों न बेचे, इस गलत पैसे को खर्च करना भी संभव नहीं था। पहले आरव को इस जड़ी बूटी के डंठल के बारे में पूछते देखकर दुर्गादास ने किसी तरह इसकी कीमत बताई, 50 मध्यम श्रेणी ऊर्जा पत्थर। इससे पहले ही एक चौथा स्तर की औषधीय जड़ी बूटी का डंठल खरीदा जा सकता था। उसे बिल्कुल नहीं लगा कि आरव इसे खरीदेगा। कौन जानता था कि आरव ने अपनी भौहें सिकोड़े बिना ही 50 मध्यम श्रेणी ऊर्जा पत्थर निकाल लिए। दुर्गादास उठकर बैठ गया और खुद को आंकने से रोक नहीं सका। कुछ देर बाद इस बूढ़े आदमी ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी नींद से परेशान था। हर्बल घास का ये डंठल 100 मध्यम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर होना चाहिए। जब ये शब्द निकले तो आरव के आसपास के साथी प्रशिक्षु तुरंत हत्या के इरादे से भर गए। ये बूढ़ा आदमी मौके पर ही कीमत तय कर रहा था। ये कैसा व्यापार था? ये तो बस पैसे लूटना था। बस थोड़ी देर में कीमत दोगुनी हो गई। आरव जोर से हंसा और बोला, डील। 100 टुकड़ों का मतलब 100 ही होता है।
इस अज्ञात अर्ध चौथे स्तर की हर्बल घास को डोडर ग्रीन ग्रास कहा जाता था। इस प्रकार की अर्ध चतुर्थ स्तर की औषधीय जड़ी बूटी स्वाभाविक रूप से कोई दुर्लभ वस्तु नहीं थी, लेकिन प्राचीन दुनिया में ये एक दुर्लभ चीज थी। हर्बल कंपेंडियम सहित कुछ औषधीय सिद्धांत अभिलेखों में डोडेडर ग्रीन ग्रास के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं थे। उन तथाकथित उच्च श्रेणी के कीमियागरों का इसे न पहचानना भी सामान्य बात थी। आरव को इस डोडेडर ग्रीन ग्रास पर पसंद आने का कारण यह था कि यह अर्ध चतुर्थ औषधीय स्तर की गोली पर्पल हार्ट सोल ल्यूरिंग पिल के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक था। यह पर्पल हार्ट सोल ल्यूरिंग पिल बिल्कुल सोल ल्यूरिंग पिल का उन्नत संस्करण था। इसका उपयोग सोल सागर क्षेत्र में घुसने के लिए किया जाता था। सिवाय इसके कि इस पर्पल हार्ट सोल ल्यूरिंग पिल का औषधीय प्रभाव सोल ल्यूरिंग पिल से बिल्कुल अलग स्तर पर था। आरव स्वाभाविक रूप से अपनी सफलता के लिए कचरा सोल ल्यूरिंग पिल का उपयोग नहीं करेगा। इस समय डोडेर ग्रीन ग्रास का सामना करना एकदम सही था। जाहिर है उसे इसे अपने बैग में रखना था। इसके अलावा आरव को कमोबेश अंतहीन दुनिया की कीमिया दुनिया के बारे में कुछ बातें पता थी। इस डोडेर ग्रीन ग्रास का मूल्य 100 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा पत्थर के बराबर था। यह चीज साधारण चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटियों की तुलना में जरा भी कम नहीं थी। इसके अलावा इस डोडेर ग्रीन ग्रास के अंतहीन दुनिया में असाधारण रूप से दुर्लभ होने के कारण किसी वस्तु का मूल्य उसकी दुर्लभता के अनुपात में ही होता था। आरव को यह कीमत बहुत हास्यास्पद नहीं लगी। यह सिर्फ इतना था कि जिस तरह से दूसरों ने इसे देखा, आरव स्वाभाविक रूप से एक मूर्ख बन गया जो मूर्ख था लेकिन धनी था। जब दुर्गादास ने 100 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर को देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसका पूरा व्यक्तित्व सतर्क हो गया, जो पहले की सुस्त उपस्थिति से अलग व्यक्ति की तरह बन गया। किसी को यह जानना था कि 100 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर पहले से ही एक चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटी के मूल्य के बराबर थे। फिर भी चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां इतनी आसानी से कैसे मिल सकती हैं? एक अर्ध चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटी एक चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटी की कीमत पर बिक रही है। इस तरह का सौदा पाने के लिए कोई कहा जाए, हे नौजवान, मैं देख रहा हूं कि छोटी सी उम्र में ही तुम्हें इतनी साधना है, निश्चय ही विलक्षण प्रतिभा है और तुम्हारी आंखें जलती हुई मशालों जैसी है। मेरी ये जड़ी बूटी एक निम्न स्तरीय राक्षसी जानवर के मुंह से छीनी गई थी। मैं उसके पेट में ही लगभग मर गया था। सौभाग्य से ये बूढ़ा आदमी, मैं तेज भागा, इसलिए 100 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा पत्थर वास्तव में महंगी नहीं मानी जाती, दुर्गादास ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब सभी ने दुर्गादास के व्यवहार को देखा तो उनके चेहरे पर तिरस्कार की भावना थी। यह व्यक्ति केवल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना कर रहा था। वो निम्न स्तरीय राक्षसी जानवर के हाथों से ऐसी जड़ी बूटी कैसे छीन सकता है? एक मूर्ख भी जानता था कि यह उस नौजवान को धोखा दे रहा था। हालांकि क्या वह युवक मूर्ख नहीं था? वास्तव में आरव ने वास्तव में अपना सिर हिलाया और कहा, हो बुजुर्ग व्यक्ति, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। चारों ओर ठहाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी। लेकिन आरव ने अपने दिल में कुछ और ही सोचा। लेकिन इन अज्ञानी लोगों के सामने वो स्पष्ट रूप से जाकर कुछ भी नहीं समझाएगा। आरव जानता था कि डोडर ग्रीन ग्रास के पास वास्तव में हमेशा एक प्रकार का साथी जानवर होता था, जिसकी ताकत मध्यम चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन मानव मार्शल कलाकारों के बराबर थी। ये बूढ़ा आदमी दुर्गादास जीवित वापस आ सकता है, ये पहले से ही बहुत भाग्यशाली था। लोग उम्र बढ़ने के साथ चतुर हो जाते हैं। भले ही इस बूढ़े आदमी के पास केवल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत थी, लेकिन उसके पास कुछ विशेष जीवन रक्षक साधन हो सकते हैं। इसलिए 100 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा पत्थर वास्तव में महंगी नहीं मानी गई। चूंकि ऐसा है तो चलो सौदा बंद कर दे। दुर्गादास को डर था कि आरव मुकर जाएगा और जल्दबाजी में कहा, हाँ हो गया। दोनों लोगों ने निष्कर्ष निकाला। आरव उस डोडेर ग्रीन ग्रास को इकट्ठा करने ही वाला था कि अचानक एक असंगत आवाज सुनाई दी, ये औषधीय जड़ी बूटी मुझे चाहिए। 150 मध्यम श्रेणी ऊर्जा पत्थर। एक युवक ने अचानक अशिष्टता से बीच में आकर सीधे 50 मध्यम श्रेणी ऊर्जा पत्थर बढ़ा दिया। इस युवक को देखकर अन्य स्टॉल मालिकों ने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। उन्हें लगा कि वह किसी प्लेग की तरह है। लेकिन आरव की भौहें तब सिकुड़ गई जब उसने स्थिति देखी। यह बदमाश उसके लिए चीजें स्पष्ट रूप से मुश्किल बना रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति, मैं 200 की पेशकश करता हूं, आरव ने शांत भाव से कहा। ऊर्जा पत्थर में प्रतिस्पर्धा करते हुए आरव वास्तव में किसी से नहीं डरता था। पहले अज्ञात रहस्यवादी क्षेत्र में आरव ने स्वर्गीय आकाश समूह से ऊर्जा पत्थर की एक बड़ी राशि उगाही थी। बाद में भयंकर आंधी दुनिया में बजाज परिवार ने भी आरव को धन्यवाद देने के लिए ऊर्जा पत्थर की एक बड़ी राशि भेंट की। आरव ने मूल रूप से उन्हें छुआ नहीं था। यह बदमाश उसके साथ धन में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उसे इसका बहुत पछतावा होने वाला था। 250, युवक ने फिर कहा। इस पर बगल में तमाशा देख रहे लोग खुद को रोक नहीं पाए और अनजाने में अचानक हंस पड़े।
आरव ने जब ये सुना तो वो रोमांचित हो गया। क्या ये बदमाश सबको खुश करने के लिए आया है? सभी को हंसते हुए देखकर युवक कुछ देर तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसके पीछे एक चौथे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन गार्ड जल्दी से उसके पास आया और उसके कान के पास कुछ शब्द फुसफुसाए। युवक को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ और वो शर्म से लाल हो गया। उसने आसपास के लोगों पर एक क्रूर नजर डाली और गुस्से से कहा, किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम मानते हो कि अगर तुम हंसते रहे तो मैं तुम्हारी सारी स्टॉलियां तोड़ दूंगा? मेरे पिता को तुम्हारे स्टॉल ले जाने दूंगा और तुम सभी को शहर में पैर रखने लायक नहीं रहने दूंगा। ऐसा लग रहा था कि वे स्टॉल मालिक वाकई इस बात के आगे झुक गए और तुरंत अपनी मुस्कुराहट दूर कर ली। वो युवक स्थिति को देखकर गर्व से मुस्कुराया और आरव को एक नजर से देखा जैसे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। आरव ने अनुमान लगाया कि इस युवक की पहचान भी खास थी, लेकिन वो खुद भी कभी एक बदमाश था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी एक शरारती बच्चा के इधर उधर घूमने से डरता था? आरव ने हंसते हुए कहा, बुजुर्ग व्यक्ति, मैं 300 दूंगा। हाँ, मैं 500 देता हूं। ये औषधीय जड़ी बूटी सार ऊर्जा से भरपूर है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है। वापस जाकर इसे खाने से सार ऊर्जा में उचित मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए, युवक ने घमंड से कहा। आरव अवाक रह गया। ये बदमाश वास्तव में डोडेर ग्रीन ग्रास को कच्चा खाना चाहता था। वास्तव में भगवान के अच्छे उपहारों की एक बेकार बर्बादी। अधिकांश औषधीय जड़ी बूटी वास्तव में कच्ची खाई जा सकती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करेंगे क्योंकि ये बहुत बेकार था। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट द्वारा विकसित की जाने वाली सार ऊर्जा में विशेषता अंतर के अनुसार कुछ औषधीय जड़ी बूटियां प्रशिक्षित साधना पद्धति से भी टकरा सकती है, जिससे दुगुनी मेहनत से आधे परिणाम मिलते हैं और यहां तक कि साधना पर भी असर पड़ता है। यह बदमाश बकवास कर रहा था। वो सिर्फ परेशानी ढूंढ रहा था। आरव को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि ये युवक सिर्फ खाली समय में कुछ करने के लिए चीजें ढूंढना पसंद करता है। जिसके बारे में बात करते हुए ये आरव के पूर्ववर्ती से थोड़ा मिलता जुलता था। इस युवक का नाम सोरेन था और वो डाउन सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा था। इस डाउन सिटी का सिटी लॉर्ड 7वें स्तर किसी विकृति साधना में था। यह पहले से ही एक नश्वर दुनिया के देश में प्रभावशाली था। यह कुछ महान संप्रदायों के बुजुर्गों से भी अधिक शक्तिशाली था। सच में, हालांकि ये डाउन सिटी नाम से कल्पत्रु राज्य से संबंधित है, वास्तव में ये बस एक देश के भीतर एक देश था। सोरेन हमेशा आदेशों को सुनता था, लेकिन सेवा नहीं करता था। अगर 10 राज्य संगठन का यह विशालकाय समूह यहां दबाव नहीं डालता तो इस सोरेन के पास खुद को राजा बनाने की संभावना भी थी। यह सोरेन अपने पिता की शक्ति पर निर्भर था और अक्सर अराजकता में लिप्त रहता था। मार्शल कलाकारों को नुकसान पहुंचाता था। समय के साथ वो कुख्यात हो गया और उसके पिता सिटी लॉर्ड के पास भी खेलने के लिए एक कार था। स्टॉल लगाने वाले इन मार्शल कलाकारों को सिटी लॉर्ड मैनर की अनुमति लेनी पड़ती थी और उन्हें काम करने की अनुमति देने से पहले एक पट्टिका का टुकड़ा प्राप्त करना पड़ता था। यह पट्टिका बहुत कम गुणवत्ता वाली थी। इसके अलावा प्रभावी अवधि केवल 1 महीने की थी, लेकिन इसके लिए स्टॉल मालिक के दायरे में अंतर के अनुसार 50 निम्न श्रेणी के ऊर्जा पत्थर से 50 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर तक की फीस जमा करने की आवश्यकता थी। यहां स्टॉल लगाने के लिए आने वाले मार्शल कलाकारों की संख्या 100,000 से कम कैसे हो सकती है? पट्टिका खरीदने की लागत ही बहुत भयावह थी, लेकिन सिटी लॉर्ड की ताकत बहुत जबरदस्त थी। ये स्टॉल मालिक केवल शोषण के भाग्य को ही सहन कर सकते थे। सोरेन की यह पेशकश सुनकर आरव की भौहें अनजाने में ही तंग गई। इस बदमाश ने बिना सोचे समझे कीमत बढ़ा दी। वो जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा था। इस तरह से चाहे वो कितना भी चिल्लाए, वो शायद कीमत बढ़ाता ही रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे जबरदस्ती करनी पड़ेगा? तभी एक आवाज आई, युवा मास्टर सोरेन, ये औषधीय जड़ी बूटी मैं इसे पहले ही उसे बेच चुका हूं। चाहे आप कितनी भी ऊंची कीमत दें, मैं इसे भी नहीं बेचूंगा। हर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि दुर्गादास इस समय बोलने के लिए सचमुच अपना मुंह खोलेगा।